तो फर्स्ट क्वेश्चन हम चलो डिस्कशन करते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट shows that the client is unable to perceive pain, so the examiner need to avoid dash. So neurological examination of a client shows that the client is unable to perceive pain, so the examiner need to avoid dash. इसमें से कौन सा एग्जामिनर को अवॉइड करना चाहिए? अगर कोई न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्लाइंट दिखाता है कि वो पेन को परसीव नहीं कर पा रहा, ये दो चीज हमें यहाँ पे याद रखना है। एक होगा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जहाँ पे हम पेन परसेप्शन को मतलब क्लाइंट नहीं कर पा रहा, पेन को परसीव नहीं कर पा रहा, तो हमें कौन सा चीज को अवॉइड करना चाहिए? बैलेंसिंग टेस्ट को, हियरिंग टेस्ट को, टेम्परेचर Sir, option परसेप्शन? C. Sir, temperature perception. Sir, option C, temperature perception. वेरी गुड, दिस इज योर टेम्परेचर परसेप्शन। क्यों बताओ आंसर, क्यों? कौन बता सकता है? Because patient is unable to perceive the pains. There is a मतलब कुछ perceive करने में उसको problem हो रहा है, तो Exactly. उसको temperature भी perceive नहीं होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। इसका मतलब है थोड़ा अगर टेम्परेचर तुम दोगे, मतलब दोगे नहीं, अगर पेशेंट एक्सपोज हो रहा, इसका मतलब है या हॉट या कोल्ड को अगर मतलब एक्सपोज करोगे पेशेंट को, या तुम टेस्ट करने के लिए जाओगे, तो पेशेंट का परसेप्शन ठीक से नहीं होगा। इसका मतलब है वो पेशेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन नहीं जा रहे ब्रेन के अंदर, तो इसलिए टेम्परेचर परसेप्शन को अवॉइड करना चाहिए। ये सेंसेशन शायद पेशेंट को फील नहीं होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है रोमबर्ग टेस्ट के बारे में। तो रोमबर्ग, ये रोमबर्ग नहीं, रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग, यहाँ पे जी गायब हो गया है। रोमबर्ग टेस्ट किसको पता है? रोमबर्ग टेस्ट के बारे में कौन बता सकता है? Sir, it is a test to sense the balance. वेरी गुड, नाम बताओ। सर आंसर जो दी, नाम बताओ। ओके, शत्रुपा कुछ बोलना चाहती हो, बताओ क्या है? Romberg test is a test where the patient is standing and the doctor or nurse will told him or her that to lift one leg. One leg, okay. Okay, we'll see. So रोमबर्ग टेस्ट में क्या करते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं रोमबर्ग टेस्ट क्या होता है और क्यों करते हैं, और इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा टेम्परेचर परसेप्शन। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो रोमबर्ग टेस्ट है, हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पे देखो रोमबर्ग टेस्ट के बारे में। तो रोमबर्ग टेस्ट क्या है? द रोमबर्ग टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ द बॉडी सेंस ऑफ पोजिशनिंग और प्रोप्रियोसेप्शन। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बॉडी पोजिशनिंग स्पेस में अगर करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोला था? स्पाशियल और स्पेशियल ओरिएंटेशन। समझ में आ गया? तो स्पेशल ओरिएंटेशन में क्या होता है? स्पेस में बॉडी का पोजीशन क्या है ये बॉडी डिटरमाइन करने के लिए क्या करता है? ट्राई करता है। तो शायद पेशेंट गिर जाएगा, तो तब हमें क्या करना चाहिए? पकड़ लेना चाहिए। इसलिए एग्जामिनर को हर टाइम क्या होना चाहिए? ये जब टेस्ट करते हैं ये साइड में खड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया? तो स्टैंड क्लोज टू द पेशेंट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इट कैन बी डन इन 2 वेज। ये प्रोसीडियर अगर रोमबर्ग टेस्ट हम करते हैं तो 2 तरह का हम कर सकते हैं। एक, आई को ओपन रखना है, पेशेंट को बोलेंगे कि आई ओपन रखो। दूसरा, आई को क्लोज करो। तो 2 तरह का होता है, मतलब आई ओपन करके हम टेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, आई को क्लोज करके करते हैं। तो ये दोनों को अलग से करेंगे पर सीक्वेंसी में। नंबर 1 सीक्वेंसी क्या होगा? नंबर 1 आई ओपन करके खड़े होने के लिए बोलेंगे। नंबर 2 ये टेस्ट करने के बाद फिर बोलेंगे आई क्लोज करके खड़े हो जाओ। समझ में आ गया? तो सीक्वेंसी क्या होगा? आईज ओपन फर्स्ट, देन खड़ा होना है, क्या कैसे करना है हम बोलेंगे। नेक्स्ट होगा आई को क्लोज करके टेस्ट करना है। तो फर्स्ट, नेक्स्ट, ये आई के बारे में क्या कि 2 तरह का हम कर सकते हैं। नंबर 2 आएगा नो शूज, मतलब पेशेंट को बोलना है कि शूज मत पहनो। नंबर 3 फिट टुगेदर, मतलब यहाँ पे देख लो पेशेंट क्या किया है? दोनों फीट को पूरा जोड़ के खड़ा है। नेक्स्ट आता है आर्म्स क्रसिंग इन फ्रंट और हैंगिंग डाउन, मतलब दोनों हाथ ऐसे नीचे हैंग होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से क्या होना चाहिए? हाथ दोनों क्रस होना चाहिए।
कैसे क्रॉस होना चाहिए, एल्बो से ऐसे, यहाँ पर एक शोल्डर में, नेक्स्ट ये वाला हाथ ऐसे ऊपर ऐसे क्रॉस करके शोल्डर के ऊपर दोनों रखना चाहिए। समझ में आ गया? ये वाला हैंड कैसे क्रॉस करके रखना है? Yes, sir. ओके Yes, sir. तो इधर हम बोलेंगे कि हैंड दोनों को क्या करना है, हैंग करके रखो, नहीं तो क्रॉस करके ऊपर रखो। Cross करके. Cross. समझ में आ गया? नेक्स्ट आ गया ये टेस्ट जो होगा, कितने टाइम तक हम बोलेंगे पेशेंट को कि आंख बंद करो नहीं तो खड़े रहो, कितना टाइम होगा, ड्यूरेशन कितना होगा, 30 सेकेंड्स। Seconds. समझ में आ गया? तो प्रोसीजर में क्या बोलेंगे, पहले हम पेशेंट के साइड में खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े होंगे? शायद पेशेंट गिर गिर सकता है। जाएगा तो Avoid from fall. यस, तो ये फॉल को प्रिवेंट करने के लिए ये करते हैं। नंबर 2, आईज को ओपन क्लोज, ये दोनों तरह का हम टेस्ट करते हैं। और पेशेंट को क्या बोलेंगे, शूज मत पहनो, फीट को दोनों फीट को साथ में रखो। नेक्स्ट आता है आर्म्स क्रॉसिंग इन फ्रंट में दोनों हाथ को ऐसे क्रॉस करके शोल्डर के ऊपर रखो, नहीं तो ऐसे जैसे पिक्चर में दिखाया गया है ऐसे दोनों को स्ट्रेट रखो। और इस टेस्ट का जो ड्यूरेशन होगा वो 30 सेकेंड्स का होगा। 30 seconds. ठीक है, तो ये है रोम्बर्स टेस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट आता है बॉडी कैसे जानता है कि मैं खड़ा हूं या बैठा हूं या सोया हूं। इसके लिए 3 कंपोनेंट काम करते हैं। तो फॉर मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, बॉडी का 3 कंपोनेंट काम करते हैं। तो काम कौन सा कंपोनेंट है? नंबर 1 प्रोप्रियोसेप्शन, नंबर 2 वेस्टिबुलर फंक्शन, नंबर 3 विजन। ये तीनों काम करते हैं बॉडी बैलेंसिंग के ऊपर। समझ में आ गया? क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि बॉडी बैलेंसिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट काम नहीं करता, तो क्या क्या मतलब होगा, ये प्रोप्रियोसेप्शन होगा, वेस्टिबुलर फंक्शन होगा, विजन होगा और कोई दूसरा ऑप्शन होगा। तो एक्सेप्ट अगर क्वेश्चन में लिखा है तो कौन सा हटाएंगे, जो 4th वाला ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? तो कौन सा आंसर आता है, प्रोप्रियोसेप्शन, नंबर 2 वेस्टिबुलर फंक्शन, नंबर 3 Vestibular function. विजन। Vision. तो ये तीनों बॉडी बैलेंसिंग के लिए काम करते हैं। तो अभी चलो पढ़ते हैं कि व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन मतलब क्या होता है? प्रोप्रियोसेप्शन मतलब होता है कि एबिलिटी टू नो वंस बॉडी पोजीशन इन स्पेस। इसको लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, स्पेशियल ओरिएंटेशन। Orientation. समझ में आ गया? तो बॉडी पोजीशन के बारे में, स्पेस में बॉडी पोजीशन कैसा है ये सेंस करने के लिए हम बोलते थे स्पेशियल ओरिएंटेशन। अभी इसको और दूसरा नाम पे जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। ये प्रोप्रियोसेप्शन को कौन कंट्रोल करता है, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? dorsal column डॉर्सल कॉलम ऑफ Spinal स्पाइनल cord. कॉर्ड। वेरी गुड। Spinal नेक्स्ट cord. आता है वेस्टिबुलर फंक्शन। वेस्टिबुलर फंक्शन, वेरी गुड। वेस्टिबुल कहाँ पे है, कौन बताएगा? वेस्टिबुलर फंक्शन में वेस्टिबुल कहाँ पे है? वेस्टिबुल मतलब क्या है? Inner ear. वेरी गुड, ये इनर ईयर का काम है। समझ में आ गया? तो इनर ईयर का काम है। तो प्रोप्रियोसेप्शन के लिए जो स्पाइनल कॉर्ड में, प्रोप्रियोसेप्शन के लिए जो स्पाइनल कॉर्ड में है वो होगा सेंसोरी टाइप का। कौन सा होगा वो? सेंसोरी टाइप का, मतलब ये सेंस करेगा फीट का, बॉडी पोजीशनिंग का, ये सब सेंस करेगा कि बॉडी का जो ट्रंक है वो कौन सा पोजीशन में है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है वेस्टिबुलर फंक्शन। ये क्या करेगा, ये हेड का पोजीशनिंग के बारे में बताएगा। समझ में आ गया? तो ये प्रोप्रियोसेप्शन किसके बारे में बता रहा है? होल बॉडी, मतलब बैठे हो, सोए हो, इसके बारे में बता रहा है। हेड पोजीशन के बारे में, मतलब हेड कैसा है। समझ में आ गया? हेड लेफ्ट साइड को बेंड होके है, राइट साइड को है फ्लेक्स है, एक्सटेंड है, वो इसके बारे में कौन बताएगा? वेस्टिबल बताएगा। Vestibular function. समझ में आ Vestibular गया? function. तो ये प्रोप्रियोसेप्शन एंड Yes, sir. वेस्टिबल के दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ गया? वेस्टिबल किसके बारे में बता रहा है? Only Head position. हेड पोजीशन के बारे Position में। of head. प्रोप्रियोसेप्शन किसके बारे में बता रहा है? Body position. वेरी Body गुड। position. वेस्टिबुलर फंक्शन मतलब Body को हेड whole body पोजीशन के position. बारे में। ये इनर ईयर का वेस्टिबल काम कर रहा है, पर ये प्रोप्रियोसेप्शन में काम कर रहा है डॉर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। spinal cord. समझ में आ गया? तो इसको याद रखो। Yes, sir. तो स्पाइनल कॉर्ड इसके लिए प्रोप्रियोसेप्शन के लिए एंड वेस्टिबुलर फंक्शन के लिए वेस्टिबल या इनर ईयर काम कर रहा है। दूसरा आता है विजन। अगर तुम्हें खड़े होना है, चलना है, तो फिर ये सोच लो कि अगर तुम आंख बंद करके चलना शुरू करोगे, कर सकते हो? नहीं।
तो विजन के लिए, बैलेंस के लिए विजन भी काम कर रहा। समझ में आ गया? तो ये विजन का काम क्या है? ये एबिलिटी टू मॉनिटर, ये मॉनिटर करता है मेरा बॉडी कैसा पोजीशन में है, उसके साथ एडजस्ट करता है बॉडी पोजीशन को। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है विजन। अगर बॉडी पोजीशन तुम थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाओगे, तो तुम अगर आंख खुले रखे हो तो तुम इमीडिएटली एडजस्ट कर सकते हो कोई बॉडी पोजीशन, कि तुम मतलब गिर ना जाओ। तो ये विजन का काम है, ये गिर ना जाओ इसके लिए विजन काम करता है, बॉडी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए। तो विजन काम क्या करता है? विजन कंपेंसेट कर लेता है। विजन ये बॉडी पोजीशन के बारे में तो बता देता है, फिर ये कंपेंसेट करता है। ये सोच लो, अगर तुम्हारा इनर ईयर काम नहीं कर रहा, या प्रोप्रियोसेप्शन ये वाला स्पाइनल कॉर्ड का कोई मतलब जो डर्सल कॉलम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए अगर तुम्हारा विजन ठीक ठाक है तो ये विजन तुम्हें बता देगा कि तुम कौन सा पोजीशन में हो। तो इसलिए विजन क्या कर लेता है, जो सेंसरी पार्ट है, मतलब तुम बॉडी का जो पोजीशनिंग के बारे में सेंस कर लेते हो, ये कंपेंसेट कर लेता है। अगर आंख बंद करके थोड़ी देर तुम खड़े हो जाओगे तो शायद तुम गिर जाओगे, अगर आंख खुले रखे हो शायद तुम नहीं गिरोगे। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो विजन क्या कर लेता है, अगर सर तुम्हारा, यस बताओ। सर सपोज ए ब्लाइंड पर्सन हाँ, ब्लाइंड then how पर्सन का can क्या होता है? ब्लाइंड पर्सन का अगर आंख काम नहीं कर रहा तो वो उसका बॉडी में बहुत सारा अडेप्टेशन मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम देख के पढ़ते हो, वो क्या करते हैं, टच करके पढ़ते हैं। हियरिंग का जो सेंस है वो उतना ज्यादा काम करना शुरू कर लेता है, टच का जो सेंस है वो ज्यादा काम करना शुरू कर लेता है। वो तुम्हारा विजन जैसे काम करता है कि कौन सा मतलब एक ऑब्जेक्ट का शेप है, समझ में आ गया? तो वो टच करके वो शेप yes को sir जानने के लिए ट्राई करते हैं। तो ये ब्लाइंड पर्सन के लिए दूसरा जो सेंसेस है वहां पे डाइवर्ट हो जाता है सेंस वगैरह, मतलब जो मतलब सेंस करके बॉडी पोजीशनिंग के बारे में जानना, वो डाइवर्ट हो जाता है दूसरा सेंस के लिए, मतलब दूसरा सेंस की तरफ ये डाइवर्ट हो जाता है। तो वो स्ट्रॉन्ग सेंसेस काम करने लगते हैं बॉडी पोजीशनिंग के बारे में। अगर विजन काम नहीं कर रहा तो दूसरा सेंसेस उनका क्या होते हैं, स्ट्रांगली काम करते हैं। develop समझ में आ गया? तो ये अडेप्टेशन मैकेनिज्म है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। समझ में आ गया? yes sir ओके Yes, चलो। sir. तो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट मतलब क्या है? पॉजिटिव टेस्ट मतलब हम बता तो दिए पेशेंट को खड़े हो जाओ, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव रिवर्स टेस्ट क्या है और नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव मतलब अगर पेशेंट थोड़ा सा इम्बैलेंस होके गिर जाएगा, या आंखें खुले रहे या बंद हो जाए, तो यहाँ पे अगर इम्बैलेंस होता है तो इसका मतलब है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे क्या है, तो फिर पॉजिटिव मतलब इम्बैलेंस होना। imbalance समझ में आ गया? अगर तुम इंटैक्ट खड़े रहते हो तो इसका मतलब है नेगेटिव रोमबर्स टेस्ट, Negative test. मतलब तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अच्छे से खड़े होके रह सकते हो। समझ में आ गया? ये है नेगेटिव वाला। Yes, sir. पॉजिटिव वाला मतलब अगर थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया तो फिर ये पॉजिटिव टेस्ट। तो पॉजिटिव टेस्ट मतलब आता क्या है, यहाँ पे इनएबिलिटी टू मेंटेन बॉडी बैलेंस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट। समझ में आ गया? और पॉजिटिव टेस्ट को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो पॉजिटिव टेस्ट आ गया मतलब इम्बैलेंस है, आईज ओपन था और पॉजिटिव टेस्ट आया, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? आईज ओपन पॉजिटिव टेस्ट, इसका मतलब क्या है? आई पॉजिटिव ओपन टेस्ट होगा और बैलेंसिंग नहीं होगी। बैलेंसिंग नहीं होगा, मतलब वो पर्सन बैलेंस नहीं कर सकता। यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट मतलब हमें बताया ना, इनएबिलिटी टू मेंटेन बॉडी बैलेंस, मतलब पर्सन आई ओपन रख के Yes, sir. भी वो क्या कर रहा है, बॉडी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या है, आई ओपन मतलब क्या है, आई एक काम किसके लिए करता है, सब सेंसरी के लिए काम कर रहा है। समझ में आ गया? तो सेंसरी के लिए कौन सा काम कर रहा हूं, आई ओपन कर। आई अगर ओपन है वो क्या करता है, यहाँ पे लिखा है ना, विजन कैन कंपेंसेट फॉर Adjust. लॉस ऑफ पोजीशन सेंस। इसका मतलब ये सेंसरी के लिए काम कर रहा, कौन सा, विजन। जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है पोजीशन के बारे में बताने के लिए, मतलब ये कंपेंसेट कर लेगा विजन। अगर सिर्फ विजन काम कर रहा
तो फिर दूसरा अगर कोई सेंस मतलब प्रोप्रियोसेप्शन हो या वेस्टिबुलर फंक्शन हो, ये आई तुम्हें बता देगा कि मेरा पोजीशनिंग क्या है। समझ में आ गया? ये कंपेंसेट कर लेता है वेस्टिबुलर पार्ट का एंड प्रोप्रियोसेप्शन पार्ट का। अगर ये दोनों काम भी नहीं कर रहा तो विजन बता देगा कि मेरा बॉडी पोजीशनिंग क्या है। तो सेंसरी फंक्शन किसका है? विजन का। समझ में आ गया? तो अगर आई ओपन इधर है तो इसका मतलब है कि ब्रेन अच्छा से सेंसरी इंफॉर्मेशन ले रहा है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो फिर यहाँ पे मोटर का प्रॉब्लम होगा। तो मोटर फंक्शन कहाँ पे होगा? ये सेरेबेलर अटैक्सिया इसको बोलते हैं। ये सेरेबेलम का काम है जो कि मोटर बॉडी पोजीशनिंग का मोटर पार्ट को कंट्रोल करता है। मतलब ये मसल्स को हिलाने के लिए और मसल्स को मतलब फ्लेक्स करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। बॉडी पोजीशनिंग अगर इम्बैलेंस थोड़ा सा है तो मसल को कंट्रैक्ट करके, मसल को एडजस्ट करके ये बॉडी पोजीशनिंग को कंट्रोल करने के लिए काम कौन सा करता है? सेरेबेलम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन, हु कंट्रोल्स द मोटर फंक्शन ऑफ द बॉडी बैलेंस? कौन सा होगा? बॉडी बैलेंस का मोटर पार्ट को कौन कंट्रोल करता है? cerebellum. सेरेबेलम। Cerebellum. पार्ट को कौन कंट्रोल करता है? नंबर वन डॉर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, Spinal cord. सेंसरी पार्ट का। दूसरा सेंसरी कौन सा काम करता है? वेस्टिब्यूल, वेस्टिबल। वेस्टिबल और समझ में आ गया? Vestibular. तो डॉर्सल कॉलम इंफॉर्मेशन लेता है बॉडी का, सेंस करता है कि कैसा मेरा बॉडी पोजीशनिंग है, और वेस्टिबल मतलब सेंस लेता है कि मेरा हेड का पोजीशनिंग कैसा है। और विजन पूरा कंपेंसेट कर लेता है। अगर ये दोनों भी काम नहीं कर रहा, विजन ये दोनों का कंपेंसेशन कर लेता है। विजन भी पूरा बॉडी पोजीशनिंग का भी काम करता है, और विजन तो मोटर के लिए काम नहीं करेगा। तो अगर ये विजन है, अगर आईज ओपन है, तो इसका मतलब है सेंसरी इंफॉर्मेशन इंटैक्ट है। पर यहाँ पे मोटर का कोई प्रॉब्लम है जो कि सेरेबेलम कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सेरेबेलर अटैक्सिया। अगर आई क्लोज है, अगर आई क्लोज है और पॉजिटिव टेस्ट है, इसका मतलब क्या है? सेंसरी यहाँ पे काम नहीं कर रहा, सर सेंसरी फंक्शन में प्रॉब्लम सेंसरी काम नहीं कर रहा सेंसरी है। काम नहीं कर रहा। समझ में आ गया? आई क्लोज हो गया और काम नहीं कर, मतलब ये इम्बैलेंस हो गया। इसका मतलब है सेंसरी फंक्शन इम्पेयर्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट का इंटरप्रिटेशन मैंने बता दिया। Yes, तो sir. यहाँ पे क्या है? रोम्बर्ग्स टेस्ट किसके लिए करते हैं? बताओ, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम, सेंस ऑफ बैलेंस, Body sense of positioning. वेरी गुड। ये बॉडी का बैलेंसिंग के लिए काम किया जाता है। ये दोनों टाइप का आ गया इधर, ये वाला मोटर वाला और ये वाला सेंसरी वाला। सेंसरी समझ में आ गया? सेरेबेलर अटैक्सिया मतलब मोटर अटैक्सिया है। समझ में आ गया? और ये वाला इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन मतलब सेंसरी अटैक्सिया है। इसका मतलब है अगर हम रोम्बर्ग्स टेस्ट के बारे में बताएं तो हम एग्जैक्टली क्या टेस्ट कर रहे हैं? हम अटैक्सिया को टेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो डिफरेंस जानने के लिए कि ये कौन सा मोटर अटैक्सिया है या सेंसरी अटैक्सिया है। समझ में आ गया? तो रोम्बर्ग्स टेस्ट करने का मतलब एंड में ये है कि अटैक्सिया कौन सा टाइप का है, मोटर वाला या सेंसरी वाला। अगर मोटर वाला है Sensory. तो ये सेरेबेलर होगा, अगर सेंसरी वाला है तो ये आइदर डिफेक्ट है कहाँ पे? कहाँ पे? ये स्पाइनल कॉर्ड में और वेस्टिबुल में। वेस्टिबुल में, एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है रोम्बर्ग्स टेस्ट में? नो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द मेन स्ट्रक्चर्स बिलो दैट प्ले ए रोल विथ अल्टरिंग आईसीपी। आईसीपी को अल्टर करने के लिए कौन सा मेन रोल यहाँ पे निभाता है? मतलब ब्रेन काम करता है, ब्रेन, सीएसएफ एंड blood brain. पेरियोस्टियम, Brain, ड्यूरा CSF मैटर। and ये कौन सा brain, theory के हिसाब से CSF, कौन सा blood. hypothesis है? बताओ कौन सा हाइपोथेसिस? Monro-Kelly's hypothesis. Monro-Kelly हाइपोथेसिस। hypothesis. Monro-Kelly's hypothesis। तो Monro-Kelly's hypothesis के हिसाब से तीन चीज है जो कि क्या करते हैं? क्या करते हैं? आईसीपी को कंट्रोल आईसीपी को मेंटेन करते हैं। ICP Monro-Kelly's hypothesis किसके बारे में बता रहा है? ये वॉल्यूम एंड प्रेशर के बारे में बता रहा है। प्रेशर समझ में आ गया? तो वॉल्यूम Pressure. एंड प्रेशर कैसे मेंटेन रहता है ये Monro-Kelly's hypothesis बताता है।
तो वॉल्यूम को मेंटेन कौन कौन करता है? नंबर 1 ब्रेन के बारे में पढ़े थे, ब्रेन टिश्यू। नंबर 2 CSF के बारे में पढ़े थे। Seth नंबर and 3 blood. ब्लड के बारे में। Blood. ये तीनों हैं जो कि क्या करते हैं? आईसीपी को अल्टर कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगर ब्रेन का टिश्यू थोड़ा सा बढ़ गया तो फिर क्या होगा? आईसीपी बढ़ जाएगा। अगर सीएसएफ बढ़ गया तो आईसीपी बढ़ जाएगा। तो ये इसके बारे में और भी आगे जाके पढ़ेंगे कि मतलब कैसे आईसीपी अल्टर होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ब्रेन, सीएसएफ एंड ब्लड। ठीक है, तो ये कौन सा हिसाब से कौन सा हाइपोथेसिस बताएंगे? मनरो-किलिच हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मनरो-किलिच हाइपोथेसिस का कौन एक पार्ट नहीं है। समझ में आ गया? यहाँ पे लिखा होगा ब्रेन, न्यूरॉन, सीएसएफ, ब्लड। तो आंसर क्या होगा? न्यूरॉन आंसर होगा। समझ में आ गया? तो ये तीनों याद रखो। मनरो-किलिच हाइपोथेसिस में जो वॉल्यूम एंड प्रेशर का हाइपोथेसिस है, इसमें 3 कंपोनेंट काम करते हैं, ब्रेन, सीएसएफ एंड ब्लड। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। चलो फिर सीएसएफ एंड ब्लड एंड ब्रेन पैरेन्काइमा या ब्रेन टिश्यू के बारे में बात करते हैं। अगर ब्रेन, होल ब्रेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हम जैसे बात किए थे, सीएसएफ होगा, ब्लड होगा एंड ब्रेन टिश्यू होगा। यहाँ पे अगर परसेंटेज में बात करें तो सीएसएफ का वॉल्यूम होगा 150 ml, हम बताए थे। तो 150 ml का सीएसएफ वॉल्यूम होगा और ये टोटल जो स्कॉल के अंदर जितने भी वॉल्यूम है उसका 10% है। अगर ब्लड के बारे में बताएं, ये भी 150 ml का ब्लड होगा ब्रेन के अंदर और ये भी 10% का है। अगर ब्रेन पैरेन्काइमा या ब्रेन टिश्यू के बारे में बताएं तो ये होगा 140 ml। इट इज अराउंड लाइक 1200 टू 1400 ग्राम। समझ में आ गया? अगर ब्रेन टिश्यू के बारे में बताएं, ब्रेन के बारे में बताएं तो टोटल जो वेट होगा ब्रेन का, मतलब सीएसएफ, ब्लड, ब्रेन सबको मिला के, ब्रेन टिश्यूज के बारे में बता रहे हैं, सबको मिला के ये 1200 टू 1400 ग्राम होगा। तो यहाँ पे ब्रेन का टिश्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1400 ml है, जो कि 80% है टोटल स्कॉल के अंदर जितने भी वॉल्यूम्स हैं। मतलब सीएसएफ, ब्लड एंड ब्रेन पैरेन्काइमा सबको मिला के अगर हम बात करें तो ये ब्रेन टिश्यू सिर्फ 80% है स्कॉल के अंदर, और बाकी 10% है सीएसएफ और बाकी 10% है ब्लड वॉल्यूम। समझ में आ गया? क्या डाउट है? बताओ इधर। Yes, sir. समझ में आ गया? ओके, चलो मैं अभी बताता हूँ कि यहाँ पे सपोज सीएसएफ वॉल्यूम मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया, तो मैं यहाँ पे बढ़ा के 200 ml कर दिया, तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? बताओ मुझे। ये 10% से शायद ये 12% हो जाएगा। ये सब। तो अगर ये 200 ml हो गया तो यहाँ पे 50 ml कंपेंसेट होना चाहिए, ब्लड थोड़ा कम होना चाहिए। समझ में आ गया? ये अगर 100, ये सोच लो 125 ml हो गया और ये यहाँ पे 25 ml कम होके 1375 ml हो गया, तो ये क्या होगा? प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ये हालांकि 200 ml हो गया पर ये 125 ml, यहाँ से 25 ml कम हो गया और ब्रेन टिश्यू का 25 ml कम हो गया, कंप्रेस होके ब्रेन टिश्यू। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? मुझे बताओ। नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। अगर ये ब्रेन एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ब्रेन कहेगा नहीं कि नहीं मुझे 1375 नहीं होना, मुझे 1400 ml रहना ही है, मुझे कम नहीं होना। तो ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा? कंपेंसेट होने के लिए ट्राई करेगा, ये क्या होगा? 100 ml हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब है ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं जाएगा। समझ में आ गया? अगर ब्लड भी बोलेगा कि नहीं मुझे भी जाना है, मुझे कंपेंसेट नहीं करना, तो फिर क्या होगा? मुझे बताओ। यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ पे आईसीपी इंक्रीज होना शुरू होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आईसीपी डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो आईसीपी डिपेंड करता है सीएसएफ के वॉल्यूम के ऊपर, ब्लड वॉल्यूम के ऊपर एंड ब्रेन पैरेन्काइमा के ऊपर। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर रिलेशनशिप, जिसको हम बोलते हैं मनरो-किलिच हाइपोथेसिस या डॉक्टर राइट। समझ में आ गया? नेक्स्ट यहाँ पे हम चलो पढ़ते हैं। सपोज यहाँ पे वेनस ब्लड इतना है वॉल्यूम का, आर्टेरियल ब्लड है, ब्रेन टिश्यू है एंड सीएसएफ है। अगर ये अभी हम बता रहे हैं कि ये नॉर्मल वॉल्यूम का है, यहाँ पे देख लो कंपेंसेटेड स्टेट ऑफ आईसीपी विच इज नॉर्मल नाउ।
नॉर्मल आईसीपी है, इधर कंपेंसेशन हो गया। कैसे, यहाँ पे देख लो सीएसएफ थोड़ा सा बढ़ गया है, CSF यहाँ बड़ा से है, ब्रेन टिश्यू कम हो गया। ब्रेन हो टिश्यू गया कम है। हो गया, आर्टेरियल ब्लड भी कम हो गया, Yes, sir. वेनस ब्लड भी कम हो गया। वेनस ब्लड भी कम हो गया है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है आईसीपी क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल। नॉर्मल। समझ में आ गया? इसको Normal. बोलते हैं कंपेंसेटेड स्टेट। कंपेंसेटेड स्टेट समझ में आ गया? यहाँ पे कंपेंसेशन हो गया। कंपेंसेशन क्या है, कौन कौन की है, वेनस ब्लड, आर्टेरियल ब्लड एंड Venous blood, ब्रेन arterial टिश्यू। blood, तीन। brain tissue. समझ में आ गया? तो ये कंपेंसेशन की है। Yes, sir. अभी मैं बता रहा Yes, हूँ sir. दूसरा स्टेज जहां पे कंपेंसेशन नहीं हो रहा। समझ में आ गया? एक टाइम आएगा जहां पे सीएसएफ, यहाँ पे देख लो सीएसएफ और भी बढ़ गया। अगर और भी बढ़ जाता है तो ब्रेन टिश्यू और तो कंप्रेस नहीं हो सकता। ब्रेन टिश्यू एक टाइम आएगा ब्रेन और कंप्रेस नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, ब्रेन टिश्यू कंप्रेस नहीं होगा, आर्टेरियल ब्लड भी कंप्रेस नहीं होगा, मतलब कम नहीं होगा, वेनस ब्लड भी कम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलते हैं अनकंपेंसेटेड स्टेट। यहाँ पे आईसीपी क्या होगा, बढ़ ICP जाएगा, increase आईसीपी एलिवेट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ Increase पे ये वाला कंडीशन को हम बोलेंगे हाइड्रोसिफिलिस। इसको क्या बोलेंगे, सर समझ नहीं पाया लास्ट, कौन सा? सर हाँ हाँ लास्ट पॉइंट समझ नहीं पाया सर। ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया? जी सर। ओके चलो फिर तो मैं फिर से बता देता हूँ। इधर यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है नॉर्मल सीएसएफ इतना है, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ जाता है तो कंपेंसेट कर लेते हैं कौन सा, ब्रेन टिश्यू, आर्टेरियल ब्लड एंड वेनस ब्लड। थोड़ा सा अगर सीएसएफ बढ़ लेता है, और एक टाइम आता है जहां पे सीएसएफ इतना बढ़ जाता है कि ब्रेन टिश्यू, आर्टेरियल ब्लड एंड वेनस ब्लड कंपेंसेट नहीं कर पाते। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कंपेंसेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये आईसीपी बढ़ना शुरू होगा। समझ में आ गया? यस सर। तो ये वाला केस को हम बोलते हैं अनकंपेंसेटेड स्टेट। यहाँ पे आईसीपी एलिवेट होता है और बढ़ जाता है, जो कंडीशन को हम बोलेंगे हाइड्रोसिफिलिस। सिफिलिस। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके चलो, तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरा अनकंपेंसेटेड स्टेट। और एक केस है जहां पे शायद सीएसएफ नहीं बढ़ा है। यहाँ पे बढ़ा कौन है, बढ़ा है मास, मतलब ब्रेन टिश्यू के अंदर कोई ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। अगर ब्रेन ट्यूमर अगर यहाँ पे हो गया तो फिर क्या होगा, कंपेंसेट अभी कौन कर रहा है, यहाँ पे सीएसएफ कंपेंसेट किया, सीएसएफ प्रोडक्शन कम हो गया। समझ में आ गया? ब्रेन टिश्यू यहाँ पे थोड़ा एट्रोफी होके थोड़ा कंपेंसेट करेगा। यहाँ पे देखो नॉर्मल स्टेट में जो जितना आर्टेरियल ब्लड था थोड़ा कम हो गया, वेनस ब्लड देखो वो भी थोड़ा कम हो गया। तो सब कंपेंसेट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर अभी भी क्या हो रहा, उतना कंपेंसेशन नहीं हो रहा और आईसीपी बढ़ गया है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे किसके वजह से हुआ, ये मास की वजह से हुआ। मास मतलब क्या है, ये ब्रेन ट्यूमर हुआ। ब्रेन ट्यूमर। समझ में आ गया? ये मास के वजह से क्या हुआ, अनकंपेंसेटेड स्टेट भी हो सकता है जहां पे आईसीपी बढ़ सकता है। समझ में आ गया? तो Yes, मैंने sir. ये 4 स्टेज बता दिए, मतलब 4 डिफरेंट स्टेज बता दिए जहां पे मतलब मनरो किलीज हाइपोथेसिस के हिसाब से आईसीपी बढ़ता है या कम होता है या नॉर्मल रहता है। अगर ये वाला स्टेट हम बताएं, ये वाला स्टेट देख लो, यहाँ पे सीएसएफ बढ़ तो गया पर यहाँ पे आईसीपी बढ़ा क्या? अगर मैं सेकंड वाला और थर्ड वाला के बीच में कंपेयर करूं तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ। सर सेकंड में आईसीपी बड़ा नहीं है, बाकी तीनों कंपेंसेट किए ही सेकंड में। सेकंड में तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाला हाइड्रोसिफिलिस है या नहीं है मुझे बताओ। सेकंड वाला स्टेज नहीं, ये वाला भी हाइड्रोसिफिलिस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सीएसएफ अक्युमुलेट हो गया। समझ में आ गया? तो सीएसएफ बढ़ गया इसलिए हाइड्रोसिफिलिस बोलते हैं, पर इसका एक पर्टिकुलर नाम है, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रेशर नॉर्मल प्रेशर और शॉर्टकट में बोलते हैं एनपीएच, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रोसिफिलिस। ये वाला केस कौन सा है? ये है प्राइमरी हाइड्रोसिफिलिस। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी हाइड्रोसिफिलिस।
प्राइमरी हाइड्रोसिफिलिस में क्या होता है? हाँ हाँ, कुछ बोलना चाहते हो? तो सेकंड एंड थर्ड के बीच में हाइड्रोसिफिलिस का क्लासिफिकेशन है। तो एनपीएच को अदरवाइज बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोसिफिलिस। इसको क्या बोलते हैं? एनपीएच को सेकेंडरी हाइड्रोसिफिलिस। और ये वाला जो थर्ड वाला स्टेज हम देख लिए, अनकम्पेंसेटेड स्टेट ऑफ आईसीपी एलिवेटेड, ये वाला बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोसिफिलिस। समझ में आ गया? तो प्राइमरी हाइड्रोसिफिलिस में क्या होता है? सीएसएफ बढ़ता है, उसके साथ आईसीपी भी बढ़ता है। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या क्या बढ़ता है? सीएसएफ का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, आईसीपी भी इंक्रीज हुआ, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। समझ में आ गया? तो प्राइमरी प्राइमरी इसको बोलते हैं प्राइमरी। ये वाला प्राइमरी है। और सेकेंडरी कौन सा है? जहां पे सीएसएफ बढ़ गया और आईसीपी नॉर्मल रहता है। आईसीपी नॉर्मल है। ये वाला स्टेट को हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोसिफिलिस, सेकेंडरी हाइड्रोसिफिलिस में ये कंफ्यूज हो गया, सॉरी। तो ये वाला अगर आईसीपी बढ़ता है विथ सीएसएफ बढ़ता है तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइमरी हाइड्रोसिफिलिस। अगर सीएसएफ बढ़ता है, आईसीपी नॉर्मल है, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस या सेकेंडरी हाइड्रोसिफिलिस। किसको समझ में नहीं आया? इधर यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। आई गेस मैंने ये क्लियर कर दिया। यहाँ पे कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस, ये सब क्लियर है इधर? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द Monro-Killies हाइपोथेसिस। द Monro-Killies हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द कंपेंसेटरी रिलेशनशिप अमंग द, यहाँ पे देखो लिखा है कंपेंसेटरी रिलेशनशिप। यहाँ पे कंपेंसेशन कौन कौन करते हैं? कंपेंसेशन कौन कौन करते हैं? Venous blood, arterial blood, ब्रेन टिश्यू। क्यों? सीएसएफ कंपेंसेट नहीं करता क्या? अगर ब्रेन का मास बढ़ेगा तो सीएसएफ कंपेंसेट कर सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे Monro-Killies हाइपोथेसिस बोलता है अगर कोई भी चीज बढ़ता है, ये सोच लो ब्रेन टिश्यू बढ़ता है, तो ये वेनस ब्लड, आर्टेरियल ब्लड एंड सीएसएफ कंपेंसेट करेंगे। अगर सीएसएफ बढ़ता है तो बाकी तीनों कंपेंसेट करेंगे। समझ में आ गया? तो अगर कोई एक बढ़ता है तो बाकी का क्या करेंगे? कंपेंसेट करेंगे। अगर कंपेंसेट नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? आईसीपी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे कंपेंसेटरी रिलेशनशिप मतलब कंपेंसेशन कौन कौन कर सकते हैं? अगर सीएसएफ बढ़ता है तो ब्रेन टिश्यू एंड ब्लड कंपेंसेट करेंगे। अगर ब्रेन मतलब सीएसएफ बढ़ता है तो ब्रेन टिश्यू एंड ब्लड कंपेंसेट करेंगे। Blood. समझ में आ गया? तो ये है कंपेंसेटरी रिलेशनशिप। Yes, sir. So the Monro-Killies hypothesis explains the compensatory relationship among the structures in the skull that play a role with intracranial pressure. ये तो हमें पता है कि compensatory relationship skull के अंदर होता है और कौन कौन यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं। तो तीन चीज हमें पता है जो मेजर रोल प्ले करता है। Which of the following is not compensatory mechanism performed by the body to decrease intracranial pressure naturally? Naturally अगर intracranial pressure को कम करना है तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म काम करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म नहीं है? समझ में आ गया? Yes, ये sir. वाला बताओ। Yes, sir. तो शिफ्टिंग सीएसएफ टू अनदर एरिया ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। शिफ्टिंग सीएसएफ को शिफ्ट करना, दूसरा ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को शिफ्ट कर देना। तो ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है या नहीं है? मुझे बताओ। Compensatory mechanism है sir. है। क्यों? अगर ब्रेन टिश्यू बढ़ जाता है है, तो सर। सीएसएफ क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। Shift ब्रेन हो से जाएगा। जाके किधर Shift शिफ्ट हो होगा? जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। spinal cord. Spinal cord. तो ये वाला बिल्कुल कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वासोडाइलेशन ऑफ द सेरेब्रल वेसल्स। वासोडाइलेशन, अगर वासोडाइलेशन होता है तो क्या होगा? Pressure कम हो जाएगा। नहीं, वासोडाइलेशन होने से क्या होगा? Blood flow ब्लड फ्लो ज्यादा ज्यादा होगा। blood flow ज्यादा हो जाएगा। किस कहाँ पर Blood होगा? flow ब्रेन के ज्यादा अंदर होगा। ज्यादा ब्लड फ्लो होगा। ये Brain के अंदर। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है क्या? नो सर। नहीं। नहीं, ये No, sir. कंपेंसेटरी मैकेनिज्म बिल्कुल No, sir. नहीं है। क्योंकि अगर वासोडाइलेशन होता है तो ये क्या करेगा? इंक्रीज ब्लड फ्लो टू ब्रेन। समझ में आ गया? अगर ब्रेन को
ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है तो ये आईसीपी को कम करेगा क्या? No, sir. नहीं कम करेगा। नो तो सर। ये वाला तो बिल्कुल कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है नहीं। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है सी। सी में क्या लिखा है? डिक्रीजिंग सीएसएफ प्रोडक्शन। ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है या नहीं है बताओ? यस, कंपनसेटरी Yes, है। ये कंपेंसेटरी हाँ, मैकेनिज्म compensatory है। है। लीकिंग प्रोटीन्स इनटू द ब्रेन बैरियर्स। ये नहीं है। प्रोटीन्स ये वाला क्या काम है? ये तो प्रोटीन का कोई रोल ही नहीं है आईसीपी के साथ। ऐसा कोई रोल है क्या इसमें? नो। तो ये वाला डी भी एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के बारे में पता चला वो है शिफ्टिंग ऑफ सीएसएफ, दूसरा होगा डिक्रीजिंग सीएसएफ प्रोडक्शन। डिक्रीजिंग सीएसएफ तो प्रोडक्शन। यहाँ पे ये दोनों हैं बी एंड डी जो कि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया इधर? यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ए पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। कोई पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है, वो ट्रीटमेंट ले रहा है। ठीक है, विच एक्टिविटीज बिलो, कौन सा एक्टिविटी जो नीचे है, शुड द पेशेंट अवॉइड परफॉर्मिंग, कौन सा एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए? अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है पेशेंट का तो ये एक्टिविटीज कौन सा अवॉइड करना चाहिए? कफिंग, स्नीजिंग, सर Coughing, कफिंग, स्नीजिंग, vomiting, Valsalva maneuver and vomiting. वॉमिटिंग। वेरी गुड, Sir, option वेरी A, गुड। B, D. यहाँ पे कॉफिंग नहीं करना चाहिए, स्नीजिंग नहीं करना चाहिए, वाल्सल्वा मैन्यूवर नहीं होना Valsalva चाहिए, maneuver and vomiting नहीं और होना चाहिए। vomiting. यहाँ पे टॉकिंग का कोई आईसीपी के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया? दूसरा, कीपिंग द हेड ऑफ द बेड, माने आई मीन बेड साइड, मतलब Yes, sir, जहाँ पे हेड intervention है है। वो वाला बेड को हम मतलब हेड साइड का बेड को 30 to 35 डिग्री तक एलिवेट करेंगे। ये तो नॉर्मल ये पोजीशन तो देते हैं। अगर ये तो इंक्रीज आईसीपी होता है अगर तो ये वाला पोजीशनिंग देना चाहिए। तो हेड एंड ऑफ द बेड को क्या करना चाहिए? 30 to 40 डिग्री तक 35 degree. 30 to 40 तक हम एलिवेट करके रख सकते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे जो एलिवेट करके रख सकते हैं वो 30 to 40 डिग्री तक हम एलिवेट कर सकते हैं। कौन सा? हेड एंड ऑफ द बेड। सर हाँ बताओ। सर टॉकिंग नहीं होगा? टॉकिंग नहीं होगा मतलब वो अवॉइड नहीं करेंगे? टॉकिंग करने से आईसीपी नहीं बढ़ता डियर। बात करने से आईसीपी कैसे बढ़ता है? Yes, sir. नहीं है ना। हम जब बताए थे इंक्रीज्ड आईसीपी के बारे में जब पढ़े थे वहां पे ये पॉइंट था क्या? टॉकिंग के बारे में नहीं था ना इधर। No, sir. सस्टेनिंग एक्टिविटीज अवॉइड करना है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे कौन सा एक्टिविटीज को अवॉइड करना है? जो कि एब्डोमिनल एंड थोरासिक प्रेशर को बढ़ाएगा। कौन सा चीज को हम अवॉइड करना है? द एक्टिविटीज दैट increase thoracic and abdominal pressure। सर यहाँ पे एक है जो प्रिवेंट फ्लेक्शन ऑफ द नेक एंड लिप्स था। जब आप पढ़ाए थे ना इंक्रीज्ड आईसीपी के बारे में तो वहाँ पे था कि प्रिवेंट फ्लेक्शन वेरी गुड, ऑफ द वेरी नेक गुड। एंड ये लिप्स। दूसरा और एक क्वेश्चन है वहां पे मैं बताने वाला था। एक था हमें फ्लेक्शन नहीं करना चाहिए हेड का, मतलब हाँ। नेक का नेक एंड लिप्स फ्लेक्शन नहीं सर। करेंगे। दूसरा और क्या नहीं करेंगे? हिप का फ्लेक्शन नहीं करेंगे। का अवॉइड करना है। समझ में आ गया? अगर नेक फ्लेक्स करते हैं या हिप फ्लेक्स करते हैं तो क्या इधर क्या होता है? अगर नेक को फ्लेक्स करते हैं तो क्या होगा? ICP increase। वेनस ड्रेनेज कम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ब्रेन से Yes, वेनस ड्रेनेज कम होगा। समझ में आ गया? अगर वेनस ड्रेनेज कम होगा तो क्या होगा? वेनस ब्लड एक्युमुलेट होगा ब्रेन के अंदर और आईसीपी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है हिप को अगर फ्लेक्स करते हैं तो हिप में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन लोअर एक्सट्रीमिटीज को कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और ये दूसरा और क्या करेगा? ये डाइवर्ट कर लेगा जो ब्लड सप्लाई, तो ब्रेन को डाइवर्ट करेगा। दूसरा, हिप अगर फ्लेक्स करते हैं तो एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि एब्डोमिनल जो कंटेंट है वो पुश होगा ऊपर। समझ में आ गया? यस सर। तो इसलिए एब्डोमिनल का जो प्रेशर है ये आईसीपी अगर किसी का बढ़ के है तो एब्डोमिनल प्रेशर
एंड थोरेसिक का प्रेशर, कि जो भी एक्टिविटीज बढ़ाते हैं वो वाला एक्टिविटीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके चलो, तो यहाँ पे कफिंग हुआ, स्नीजिंग हुआ, वाल्सेल्बा मैनुएवा हुआ या वोमिटिंग हुआ, ये सब एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाएंगे। कफ करते हो तो भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, थोरासिक प्रेशर बढ़ेगा, स्नीजिंग के टाइम भी बढ़ेगा। वाल्सेल्बा मैनुएवर मैंने बताया था। वाल्सेल्बा मैनुएवर क्या है, कौन बताएगा? नोज एंड माउथ दोनों को क्लोज करके बाहर अगर एयर छोड़ने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं तो वह वाला प्रेशर जनरेट करता है कहाँ पर? ब्रेन के अंदर। टेम्पर हाँ, तो ये है क्या करते हैं हम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालेगा, फिर ऊपर ब्रेन के ऊपर जाके भी प्रेशर डाल सकता है। तो यहाँ पे वाल्सेल्बा मैनुएवर क्या करता है, यहाँ पे ये प्रेशर बढ़ा लेता है। तो इसीलिए इसको हम आईसीपी अगर इंक्रीज होके है इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ वाला वोमिटिंग भी प्रेशर बढ़ा लेता है। वोमिटिंग क्या करता है, फिर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा लेगा। समझ में आ गया? तो ये वाला चीजें हैं, मतलब 4 ऑप्शंस हैं जो कि अवॉइड करना चाहिए। कौन कौन सा होगा? कफिंग, स्नीजिंग, वाल्सेल्बा मैनुएवर, vomiting. चलो नेक्स्ट आता है, पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपर वेंटिलेशन एंड हैज ए PaCO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज 52। कौन बताएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए? नॉर्मल रेंज क्या है? 35 to 45. 35 to 45 35 mmHg। to 45. समझ में आ गया? तो ये 35 to 45 के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे 52 हो गया, क्या है बताओ अभी? PaCO2 बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ गया है। बढ़ गया है। बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है? Increase हो गया है. वेरी गुड, यहाँ पे PaCO2 बढ़ गया, इसका मतलब है कि शायद बैकग्राउंड में, हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, PaCO2 बढ़ गया, 52 हो गया है। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है बॉडी के अंदर बढ़ गया है। इसके लिए क्या होता है? हाइपर वेंटिलेशन होता है। नेक्स्ट आता है, द पेशेंट हैज आईसीपी ऑफ 20 mmHg। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? 20 mmHg आईसीपी इंक्रीज हो गया है। वेरी गुड, बढ़ गया है। आईसीपी यहाँ पे कितना है, क्या है बताओ? 5 to 15 5 to 15 mmHg। mmHg. 5 to 15 mmHg। अगर 20 हो गया इसका मतलब क्या है? अगर 20 to 30 के अंदर है, इंक्रीज 20 to 30 के अंदर है तो इसका मतलब क्या है? माइल्ड सेरेब्रल हाइपरटेंशन। माइल्ड सेरेब्रल हाइपरटेंशन अगर किसके बीच में है? 20 to 30 के बीच में है। यहाँ पे अगर आईसीपी 20 mmHg है इसका मतलब क्या है? ये माइल्ड सेरेब्रल हाइपरटेंशन है। किसको डाउट है बताओ मुझे? आईसीपी 20 मतलब क्या है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर क्या है? माइल्ड का रेंज क्या है बताओ? 20 to 30 अगर 20 to 40 है मतलब क्या है? मॉडरेट। 20 to 30 20 to 30 मतलब माइल्ड, 20 to 30 माइल्ड, 30 to 40 मॉडरेट एंड ग्रेटर देन 40 है तो सीवियर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये आईसीपी अगर 20 mmHg है इसका मतलब क्या है? ये कौन सा कैटेगरी में आता है? माइल्ड सेरेब्रल हाइपरटेंशन। समझ में आ गया? ये सर ओके, तो यहाँ पे 2 चीज हमें यहाँ पे बता गया है। नंबर 1, PaCO2 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, दूसरा आईसीपी का प्रेशर भी बढ़ गया। तो यहाँ पे हमें आज द नर्स यू नो दैट द PaCO2 लेवल विल कॉज डैश। यहाँ पे जो एलिवेटेड PaCO2 है वो क्या करेगा? जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है वो क्या करेगा? Cause vasodilation and increase the ICP. cause vasodilation increase ICP। वेरी गुड, ये Option वाला C. आंसर होगा। क्यों होगा मुझे बताओ? यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है मुझे बताओ? ये ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए ट्राई करेगा। हाइपरवेंटिलेशन होना चाहिए। हाँ, तो हाइपर वेंटिलेशन होगा, इसीलिए तो हो रहा है ना। हाइपर वेंटिलेशन क्यों हो रहा है? हाइपर वेंटिलेशन होने का ये रीजन है कि बॉडी रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन। मोर ऑक्सीजन। समझ में आ गया? तो इसीलिए हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है।
इसका मतलब है बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए ट्राई कर रहा, तो कैसे होगा? तो वासोडाइलेशन होने से होगा ना फिर। तो वासोडाइलेशन होने से क्या होगा? ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा और ऑक्सीजन भी ज्यादा जाएगा। तो इसलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया है तो बॉडी कंपेंसेट करने के लिए क्या करेगा? वासोडाइलेशन कर लेगा। तो ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा। उसके साथ क्या होगा? अगर ज्यादा ब्लड फ्लो होगा तो आईसीपी क्या होगा? मुझे बताओ। आईसीपी बढ़ तो जाएगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ गया? तो ये है आंसर सी। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी जो कि कंफ्यूजिंग है, वासोडाइलेशन तो हो गया है पर डिक्रीज आईसीपी नहीं होगा। क्यों? वासोडाइलेशन होने से आईसीपी डिक्रीज नहीं होता, आईसीपी इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। समझ में आ गया? और बाकी ये दोनों सी एंड डी में कंफ्यूजन आता है। ये पर यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि वासोडाइलेशन होने से आईसीपी डिक्रीज नहीं होता, आईसीपी क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ में आ गया? तो आंसर क्या होगा? सी। वासोडाइलेशन एंड इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। यू आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ए ग्रुप ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स अबाउट आईसीपी। आईसीपी के बारे में तुम पढ़ा रहे हो नर्सिंग स्टूडेंट्स को। यू एक्सप्लेन दैट when cerebral perfusion pressure falls too low the brain is not properly perfused। हमें पता है अगर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम होता है तो क्या होगा? ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर कम होगा तो ब्रेन टिश्यू क्या होगा? डैमेज होना शुरू होगा। ब्रेन टिश्यू डैमेज होगा। ए स्टूडेंट आस्क्स, तुम पढ़ा रहे हो स्टूडेंट को आईसीपी के बारे में और बता रहे हो कि सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर अगर कम होता है तो वो ब्रेन के अंदर क्या होगा? परफ्यूजन नहीं होगा, ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगा और ब्रेन टिश्यू डैमेज होना शुरू होगा। तो उस टाइम पे एक स्टूडेंट पूछ रहा, क्या पूछ रहा? व्हाट इज द नॉर्मल सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर लेवल? तो तुम्हारा रिस्पांस क्या होगा? 60 to 100. 60 to 100. वेरी गुड। तो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को मतलब मेजर करने के लिए फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा? आंसर बताओ। एमएपी माइनस आईसीपी माइनस मीन एक्चुअल प्रेशर माइनस आईसीपी मीन एक्चुअल प्रेशर माइनस इंट्राकर्नल आईसीपी वेरी गुड। यहाँ पे मीन आर्टेरियल प्रेशर एमएपी का फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा? 2 into diastolic pressure plus 1 into सिंपल कर लेते हैं। क्या बताएंगे? एसबीपी प्लस 2 डीबीपी प्लस डिवाइडेड बाय 3। दैट्स इट। मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 1 और 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिवाइड करो 3 से। इसको बोलते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर। समझ में आ गया? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता है बीपी पता है। बीपी का नॉर्मल रेंज क्या है? 120 by 80। 120 है क्या? एसबीपी यहाँ पे 120 लिख लो प्लस डायस्टोलिक कितना है? 80। 2 into 80 कर लो, हो गया। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला आ गया, हमें आंसर तो मिल जाएगा इधर 120 प्लस 2 into 80 डिवाइडेड बाय 3। तो जो आएगा आंसर वो होगा मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो यहाँ पे सोच लो, यहाँ पे आ गया हमारा 107 आ गया। समझ में आ गया? तो 107 आ गया एमएपी और आईसीपी हमें पता है 52 आईसीपी कितना होगा? 15। फॉर एग्जांपल 10 लेते हैं, आईसीपी 10 किसी का है तो आंसर क्या होगा? अभी 107 माइनस 10 मतलब 97 आएगा। 97 क्या है? सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर सीपीपी। यहाँ पे सीपीपी हमारा आ गया 97। किसको डाउट है मुझे बताओ? अभी कैलकुलेशन में किसको डाउट है? नहीं है? चलो वेरी गुड। चलो यहाँ पे 60 to 100 mmHg है हमारा सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। वेरी गुड। और बहुत सारे इंडियन ऑथर्स लिखे हैं कि वो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर 60 to 150 mmHg तक है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में कहीं पे 150 तक लिखा है तो भी इसको क्लिक करो, मतलब इसका आंसर वही वाला भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो बहुत सारे बुक्स में ये फ्लक्चुएशन है। तो यहाँ पे 60 अगर सर ये दोनों दे दिए तो वहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगा। तो दोनों दे दिए तो 60 to 150 के मतलब क्लिक करो। 60 to 150। हाँ, इसको क्लिक करो 60 to 150, इसको क्लिक करो। यहाँ पे इंडियन ऑथर्स को फॉलो करो।
ये वाला एनक्लेक्स का है 60 to 100 mmHg और इंडियन अर्थस लिखे हैं 60 to 150। ये वाला एनक्लेक्स का आंसर है और ये वाला है इंडियन अर्थस का। तो शायद हमारा जो इंडियन एग्जाम्स हैं वो ये वाला मतलब फॉलो करते हैं, ये आंसर शायद उनका होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो एनक्लेक्स तो हमारा इंडियन का नहीं है, तो ये एनक्लेक्स का 60 to 100 mmHg है, तो ये वाला शायद 60 to 150 इनका आंसर हो सकता है। समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। ओके Yes, sir. तो अभी के लिए इसका आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ 150 तक नहीं 60 to है 100. इसलिए 60 to 100 mmHg यहाँ पे 100 लेंगे। है. नेक्स्ट आता है विच पेशेंट बिलो इज एट मोस्ट रिस्क फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कौन सा पेशेंट है जो कि ज्यादा एक्सपोज है और मोस्ट रिस्कफुल है? Patient who is Traumatic brain injury. The patient with admitted traumatic brain injury. Option D. ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन वाला तो बिल्कुल No, sir. आईसीपी बढ़ाएगा नहीं, नहीं होगा। क्योंकि तुम बी वाला आंसर दे रहे हो। बी को मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, सी को चलते हैं। ए पेशेंट हु इज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड ए मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अगर कोई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है तो इसका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा या कम होगा, मुझे बताओ। कम होगा। कम कम होगा, कार्डियक। क्योंकि ये हार्ट तो पंप नहीं कर सकता ज्यादा ब्लड। अगर पंप नहीं कर पाएगा तो ये बढ़ाएगा क्या आईसीपी? ICP बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा ही नहीं, तो ये इसको भी हटा लेते हैं। ये पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली फ्रॉम आई सर्जरी। पोस्ट ऑफ आई सर्जरी का कोई पेशेंट है जो कि पोस्ट ऑफ आई सर्जरी के टाइम उसका आईसीपी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा यार? अगर कोई सोच लो कर्निया का ट्रांसप्लांट किया है, क्यों बढ़ेगा मुझे बताओ। कैटरेक्ट का सर्जरी हुआ है, आईसीपी क्यों बढ़ेगा मुझे बताओ। होगा क्या? नहीं होगा। का प्रॉब्लम नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा तो आई का प्रॉब्लम आ सकता है, पर ये आईसीपी तो नहीं बढ़ाएगा। ये ग्लाउकोमा कर सकता है, समझ में आ गया। तो अकुलर इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ा सकता है पर इंट्राक्रैनियल प्रेशर तो नहीं बढ़ाएगा। ये आईओपी बढ़ा सकता है, समझ में आ गया, पर ये आईसीपी नहीं बढ़ाएगा। डैम श्योर, समझ में आ गया। ये इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ा सकता है पर ये आईसीपी नहीं बढ़ा सकता, तो इसीलिए इसको भी हटा लेते हैं। तो हमारे पास जो बच गया वो आंसर है ए पेशेंट हु इज एडमिटेड विद ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अगर टीबीआई होता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होता है, तो ब्रेन का स्वेलिंग होना ज्यादातर ये क्या है, हो जाता है। मतलब ब्रेन स्वेलिंग हो जाता है अगर किसी का ब्रेन इंजरी है। तो अगर ब्रेन स्वेलिंग होता है तो ब्रेन टिश्यू क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, मुझे बताओ। बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो आईसीपी बढ़ेगा या नहीं, मुझे बताओ। मुझे अभी बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर बी। तो यहाँ पे अगर कोई किसी का ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है तो यहाँ पे ज्यादा रिस्क है आईसीपी बढ़ने का। समझ में आ गया? जी सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है द पेशेंट विथ इंक्रीज्ड आईसीपी हैज द फॉलोइंग वाइटल साइंस। एक पेशेंट है जिसका आईसीपी बढ़ गया है और वाइटल साइन ये वाला हमें जो दिया है, वाइटल साइन क्या क्या दिया है अभी देख लो। बीपी कितना है, लिखा है 99/60। हार्ट रेट कितना है, लिखा है 65। टेम्परेचर कितना है 101.6। ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट कितना है 14 है। ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 कितना दिया है 95%। ठीक है। और आईसीपी कितना दिया 21। यहाँ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है मुझे बताओ। बीपी ये कम है या ज्यादा है, मुझे बताओ। टेम्परेचर नॉर्मल। नॉर्मल है, कम है। ठीक है। हार्ट रेट क्या है, मुझे बताओ। टेम्परेचर क्या है मुझे बताओ। इंक्रीज हो गया। रेस्पिरेशन बताओ मुझे, रेस्पिरेटरी रेट ये डिक्रीज है पर उतना भी ज्यादा नहीं है, पर डिक्रीज है। SpO2 मुझे बताओ। नॉर्मल। ठीक है। आईसीपी मुझे बताओ, आईसीपी क्या है इंक्रीज हो गया। ये कौन सा कैटेगरी का आता है आईसीपी अगर बढ़ गया है तो? माइल्ड। माइल्ड सेरेब्रल हाइपरटेंशन। माइल्ड सेरेब्रल हाइपरटेंशन।
समझ में आ गया? तो इसको MCH बोल सकते हैं, माइल्ड सेरेब्रल हाइपरटेंशन, जो भी है। Hypertension. नेक्स्ट आता है, अभी मुझे बताओ, ऑप्शंस के तरफ चलते हैं। तो एडमिनिस्टर्ड PRN, PRN मतलब कौन बताएगा? PRN मतलब क्या है? PRN मतलब when required, when required। इसको याद रखो, ये पूछ लेगा एग्जाम में कि PRN का मीनिंग क्या है। समझ में आ गया? PRN का मतलब क्या है? when required When or required. When when required. necessary। समझ में आ गया? तो PRN का फुल फॉर्म भी याद रख लो, ये भी एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है कि PRN का फुल फॉर्म लिखो। इसको क्या बोलेंगे? प्रोरीनाटा। इसको क्या बोलते हैं? प्रोरीनाटा। ये एक लैटिन वर्ड है। समझ में आ गया? तो लैटिन वर्ड में PRN का फुल फॉर्म है प्रोरीनाटा। प्रोरीनाटा का मतलब क्या है? व्हेन रिक्वायर्ड और When व्हेन required. नेसेसरी। Required or when necessary. When necessary. चलो, When तो necessary. इसके बारे में अभी पढ़ने चलते हैं। सॉरी, इसको मैंने मतलब डाल दिया आंसर, कोई बात नहीं। तो आंसर मतलब ए के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर्ड PRN डोज फॉर वासोप्रेसर। वासोप्रेसर कौन बताओ मुझे? वासोप्रेसर क्या है? वासो मतलब क्या है? ब्लड। वासो मतलब ब्लड। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन जो करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर को जो कम करता है वो वाला मेडिकेशन हम एडमिनिस्टर करेंगे व्हेन रिक्वायर्ड। यहाँ पे एप्लीकेबल है क्या? ब्लड प्रेशर देख लो, No. कम है ऑलरेडी. यहाँ पे ऑलरेडी कम है, तो हम ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन देंगे? क्यों हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देंगे? मुझे बताओ, देंगे क्या इस केस में? No. नो। तो ये वाला आंसर को, ऑप्शन को यहाँ पे हटा लेते हैं, तो इसको एलिमिनेट Extra कर लेते हैं। blanket. नेक्स्ट आता है ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर्ड 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। क्यों देंगे मुझे बताओ? ऑक्सीजन कब देंगे? सैचुरेशन अगर ये कम तो होगा ठीक तो देंगे। चाहिए। सैचुरेशन में कम होगा तो सैचुरेशन यहाँ पे क्या है? Saturation 95% 95 नॉर्मल है. है। तो इसको देंगे क्या अभी ऑक्सीजन? नॉर्मल है। No. नहीं. नो, इसको No, हटा लेते sir. हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, रिमूव एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स एंड गिव पेशेंट कूल बाथ। कूल बाथ कब दिया जाता है? कोल्ड। Yes. हाँ, ये टेम्परेचर बढ़ के है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? कोल्ड एप्लीकेशन या कोल्ड बाथ दे सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसको हम क्वेश्चन मार्क में अभी रखते हैं। नेक्स्ट आता है, परफॉर्म। इमीडिएटली आंसर मत दो, क्योंकि डी ऑप्शन को हम नहीं देखा, इसको क्वेश्चन मार्क में रखे हैं अभी। ठीक है, एग्जाम में हड़बड़ी में आंसर मत दो। ये मतलब हाँ लगता है आंसर ये, तो टिक मार के मत चलो। नेक्स्ट ऑप्शन को भी पढ़ना चाहिए, तो इसको क्वेश्चन मार्क दे दिए हम। ऑप्शन डी के तरफ चलते हैं, परफॉर्म सक्शनिंग। सक्शनिंग क्यों करेंगे? यहाँ पे क्या है जो सक्शनिंग के बारे में बता रहा है? मुझे बताओ, कोई बता रहा है कि सक्शनिंग के बारे में? नहीं है। कोई सिक्रेशन के बारे में बता रहा है? नहीं बता रहा। सैचुरेशन तो मेंटेन हो रहा, रेस्पिरेटरी रेट तो हाँ इतना कम नहीं है कि हम सक्शनिंग करें। समझ में आ गया? तो क्यों सक्शनिंग करें इसको? नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप आंसर होगा वो होगा रिमूव एक्स्ट्रा blankets एंड गिव पेशेंट। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें सबका नॉर्मल वैल्यूज पता होना चाहिए। बीपी का, हार्ट रेट का, टेम्परेचर का, रेस्पिरेशन का, SpO2 का एंड ICP का। अगर तुम्हें पता नहीं है तो फिर तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे रिमूव एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स जो है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैज वेंट्रिकुलोस्टोमी, व्हिच फाइंडिंग वुड यू इमीडिएटली रिपोर्ट टू द डॉक्टर? वेंट्रिकुलोस्टोमी कब किया जाता है? ये आंसर मैंने बता दिया इधर। वेंट्रिकुलोस्टोमी मतलब क्या है? वेंट्रिकुलोस्टोमी इज आल्सो कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर कैथेटराइजेशन। इसको और क्या बोला जाता है? वेंट्रिकुलर कैथेटराइजेशन बोला जाता है। catheterization. It is a surgical procedure that involves the placement of catheter. कैथेटर को प्लेस कहाँ पे करते हैं? Connecting the ventricles of the brain to the external collecting device. वेंट्रिकल्स, ब्रेन का वेंट्रिकल्स को यूजुअली जो वेंट्रिकुलोस्टोमी किया जाता है वो लैटेरल वेंट्रिकल में किया जाता है। कहाँ पे करते हैं? लैटरल वेंट्रिकल। क्योंकि ये दोनों साइड में है और इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए लैटरल वेंट्रिकल को यूजुअली प्रिफर किया जाता है वेंट्रिकुलोस्टोमी के लिए। वेंट्रिकुलोस्टोमी मतलब क्या है?
वेंट्रिकुलोस्टोमी मतलब क्या है मुझे बताओ। स्टोमी मतलब ओपनिंग, Opening. वेंट्रिकुलो मतलब क्या है, वेंट्रिकल। समझ में आ गया। अगर वेंट्रिकल, ब्रेन का वेंट्रिकल को हम ओपन कर लिए तो ओपन क्यों करेंगे, वहां पे अगर सोच लो वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा सीएसएफ हो गया, अगर सीएसएफ को हमें ड्रेन करके बाहर निकालना है, इसको बोलते हैं ईवीडी, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज। समझ में आ गया। तो ईवीडी हम डालते हैं, ईवीडी कैथेटर उसके अंदर डालते हैं। तो वेंट्रिकल को हम ओपन करेंगे और उसके अंदर कैथेटर डाल दिए, तो कैथेटर के थ्रू बाहर क्या आएगा, सीएसएफ, ज्यादा जो सीएसएफ होगा वो बाहर आ जाएगा और हम उसको कलेक्ट करेंगे एक डिवाइस में। मतलब इसको बोलते हैं ईवीडी सिस्टम। एक ईवीडी सिस्टम आता है जिसके अंदर पूरा क्या होगा, मतलब क्या बोलते हैं, एक डिवाइस, शायद मैंने इसके अंदर पिक्चर नहीं डाला, मैं पिक्चर डाल दूंगा, उसके साथ एक वीडियो डाल दूंगा मतलब टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पे तुम ईवीडी सिस्टम के बारे में जान सकते हो इजीली कि ईवीडी सिस्टम क्या होता है, कैसे इसको जीरोइंग करते हैं। यूजुअली यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वेंट्रिकुलोस्टोमी का, यहाँ पे ईवीडी सिस्टम जीरोइंग कैसे करते हैं, जीरोइंग कैसे करते हैं और या जीरो लेवल कहाँ पे रखते हैं। ये सोच लो पेशेंट ऐसे सोया है, मतलब ऐसे सोया है और ईवीडी सिस्टम ऐसे हम हैंग किए हैं, एक मतलब ऐसे हैंग किए हैं। समझ में आ गया। तो ईवीडी सिस्टम का यहाँ पे ऐसे ये सोच लो 10 9 8 7 ऐसे करके है और यहाँ पे 0 है। तो 0 जहां पे है वो ईयर लेवल पे होना चाहिए पेशेंट का। समझ में आ गया। तो ईयर लेवल पे क्या होना चाहिए, जो ईवीडी सिस्टम का 0 वैल्यू है वो 0 कहाँ पे होना चाहिए, पेशेंट का ईयर लेवल पे होना चाहिए। समझ में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि ईवीडी सिस्टम का 0 कौन सा पेशेंट का कौन सा लेवल पे होना चाहिए, कौन सा लेवल पे होना चाहिए, आंसर क्या होगा, ईयर लेवल पे होना चाहिए। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलोस्टोमी के बारे में बताया गया है कि वेंट्रिकुलोस्टोमी का, हाँ, वेंट्रिकुलोस्टोमी मतलब वेंट्रिकल को ओपन करेंगे, वहां पे कैथेटर डाल दिए, तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलोस्टोमी। A patient has ventriculostomy किए and which finding would you immediately report to the doctor? कौन सा फाइंडिंग को तुम रिपोर्ट करोगे डॉक्टर को। टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या है, नॉर्मल है अबनॉर्मल है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। क्यों बताएंगे डॉक्टर को कि नॉर्मल वैल्यू इतना है, नहीं बताएंगे। तो सीपीपी नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, बताओ। नॉर्मल है। आईसीपी increase कौन सा कैटेगरी का आएगा, कौन सा कैटेगरी, मॉडरेट कौन से, मॉडरेट का रेंज क्या है, 30 to 40 ये माइल्ड के बीच में आता है। समझ में आ गया। माइल्ड कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक है, 20 to 30। ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है PaCO2। PaCO2 ठीक है। तो ये भी नहीं, तो ये आंसर क्या होगा, ये जो अबनॉर्मल वैल्यू है इसको हम बताएंगे क्या, ICP 24 है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ICP 24 ये वाला वैल्यू हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके चलो, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन्स यहाँ पे पूछा है ईवीडी सिस्टम के बारे में। एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन्स मतलब क्या है, ये ईवीडी सिस्टम है जो मैंने बताया था ना कि मतलब बाहर एक वेंट्रिकल के अंदर एक कैथेटर जाएगा और वो कैथेटर बाहर आके क्या होगा, एक ड्रेनेज बैग के अंदर डाला होगा। पर ये एक सिस्टम है जहाँ पे प्रेशर कंट्रोल करता है, मतलब ये ब्रेन का कितना प्रेशर, ये सोच लो ज्यादा सीएसएफ अगर ब्रेन से निकाल के लेके आ गया बाहर तो क्या होगा, आईसीपी कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर ज्यादा नहीं ला, स्लोली मतलब ड्रेन करके लेता है तो फिर क्या होगा, आईसीपी नॉर्मल को भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये ईबीडी सिस्टम क्या करता है कि मॉनिटर करता है कि आईसीपी ब्रेन के अंदर अभी कितना है और मुझे कितना निकालना है। समझ में आ गया। ओके तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला सोच लो, ये ईवीडी सिस्टम का मतलब एक डिवाइस है और ईवीडी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे एक रोलिंग वाला मतलब डिवाइस होता है जहाँ पे सेट होगा कि एमएमएचजी में आईसीपी प्रेशर कितना है। तो ये सोच लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 एमएमएचजी लिखा है और यहाँ पे लिखा है सोच लो 18, देन 16, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14 है, 12 ऐसे करके यहाँ तक 0 है।
यहाँ पे -1 -2 ऐसे करके है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमें सेट क्या यहाँ पे करना है, यहाँ पे 15 को सेट करना है, 15 के ऊपर सेट करना है, मतलब जो नॉर्मल वैल्यू है, और 0 का मतलब पेशेंट यहाँ पे सोया है तो पेशेंट का जो हेड एंड है यहाँ पे ईयर है, तो 0 वैल्यू ये ईयर लेवल पे होना चाहिए। समझ में आ गया? और यहाँ पे जो मतलब यहाँ से अभी क्या हुआ है कि ट्यूब आ गया होगा, और ट्यूब क्या करेगा, यहाँ से देके एक मतलब एक बैग में आके कलेक्शन हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ट्यूब अंदर से मतलब ऊपर उठ के गया है वो कौन सा लेवल पे होगा, ये 15 जो mmHg है वो 15 mmHg के ऊपर होगा। इसका मतलब है कि ये 15 mmHg जब 15 mmHg से ज्यादा होगा, ये ब्रेन के अंदर प्रेशर, ये क्या करेगा, CSF को निकाल के बैग के अंदर लेके आ जाएगा। समझ में आ गया? तो CSF ऐसे फ्लो होगा, ऊपर फिर नीचे और फिर आके बैग के अंदर कलेक्शन होगा CSF। समझ में आ गया? तो ये अगर हम सेट कर दिए 15 के ऊपर सेट कर दिए तो क्या होगा, ये डिटेक्ट करेगा कि 15 मतलब जो 15 mmHg है वो ICP मेंटेन रहे ब्रेन के अंदर। अगर थोड़ा सा कम हो जाता है तो ये क्या करेगा, ज्यादा ड्रेन करके बाहर लेके आ जाएगा। अगर 15 हो जाता है, जिसका बैकग्राउंड में नॉइज है थोड़ा म्यूट कर लो। अगर 15 mmHg अगर है तो फिर ये क्या करेगा, CSF ड्रेन करना बंद कर देगा। अगर कम हो गया तो फिर ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये मॉनिटरिंग डिवाइस है जो कि डिवाइस कंप्लीटली कंट्रोल करता है ये CSF ड्रेन को। समझ में आ गया? सर सर क्यों ऊपर से जाना है और नीचे क्यों आना है? ये सोच लो, जीरो कहाँ पे हम सेट किए, पेशेंट का ईयर लेवल पे। ईयर लेवल तो डिवाइस कहाँ पे है, 15 कहाँ पे आएगा, ऊपर तो आएगा ना। जी। तो हम ट्यूब कैसे लेके जाएंगे, 15 के ऊपर तो लेके जाएंगे ही। जी सर। तो इसलिए थोड़ा ट्यूब तो ऊपर जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? जी सर। ओके चलो, तो नेक्स्ट आता है, हाँ चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूछा एक्सटर्नल वेंट्रिकल, हाँ एक्सटर्नल वेंट्रिकल ICP मॉनिटर करने के लिए लगा दिए, और यहाँ पे कैथेटर कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, राइट वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल कहाँ पे करेंगे, lateral ventricle. तो ये वाला होगा। मैंने अभी बताया था क्यों करेंगे, क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल है, इजी होता है। समझ में आ गया? चलो Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट आता है, which of the following is contraindicated in a patient with increased ICP? कौन सा है जिसको हम contraindicated बोलेंगे? ICP अगर लंबल पंचर। midline position of the head, hyperosmotic diuretics, barbiturates। So lumbar puncture. सर लंबर लंबर पंचर क्यों नहीं करेंगे बताओ? क्योंकि CSF फ्लूइड इनहर्निएशन हो सकता है। वेरी गुड, जिसने बताया साइंटिनी, शायद तुम बताई कि ब्रेन हार्निएशन होगा। यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेन हार्निएट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ज्यादातर ये सेरेबेलर टॉन्सिल जो है वो हार्निएट हो जाता है, नीचे आ जाता है। सेरेबेलम में एक पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है उसको टॉन्सिल बोलते हैं, सेरेबेलर टॉन्सिल बोला जाता है। तो वो वाला पार्ट यूजुअली नीचे मतलब खिसक लेता है, स्लिप हो जाता है नीचे। क्यों होता है तो हम देख लेते हैं। ये वाला देख लो, ये वाला एक बोतल है, बोतल के अंदर देखो पूरा एयर है। अगर हम ये वाला एयर को ऐसे बाहर निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? ऐसे सिकुड़ जाएगा ना बोतल, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा। ये वाला सोच लो, अगर ये हम लंबर पंक्चर किए तो लंबर पंक्चर करके यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से फ्लूइड अगर निकाल दिए, बाहर लेके आ गए CSF, क्या होगा, CSF कम हो जाएगा, इधर से बाहर आ जाएगा, तो ये श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे जो सेरेबेलम है वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे भी चला आएगा। क्यों आएगा मुझे बताओ? जैसे ये वाल नीचे, मतलब वाल नीचे आ गया ना सक्शन की वजह से, नेगेटिव प्रेशर की वजह से, वैसे ये अगर बाहर आ जाता है CSF, ये अगर ऐसे CSF बाहर आ जाता है तो फिर क्या होगा, ये सेरेबेलम नीचे ऐसे खिसक जाएगा, स्लिप हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन का हार्निएशन होना। तो ICP अगर थोड़ा बढ़ के है तो हमें लंबर पंक्चर नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? Yes, sir.
तो सर हाई वो इस कंडीशन में और एक बार बताएंगे प्लीज कौन सा समझ में नहीं आया बताओ, फिर से बता दूंगा। सर। ये वाला, ये जो बोतल वाला, मतलब बॉटल के साथ रिलेट करके अब जो बताए वही वाला। ओके चलो। ये बोतल में क्या है, अभी एयर पूरा कंप्लीटली फिल होके है, ठीक है। अगर हम एयर इसमें से निकालेंगे, अगर निकाल देंगे तो क्या होगा, बोतल कैसे होगा, ऐसे होगा ना, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा। क्यों होगा मुझे बताओ। यहाँ पे जो अंदर में एयर था, वो एयर का जो प्रेशर था वो अभी बाहर आ गया। बाहर होने से क्या हुआ, इम्पैक्ट किसके ऊपर आ गया, जो बोतल का वाल है उसके ऊपर आ गया। तो वाल वाल का क्या करेंगे अभी बताओ, वाल मतलब अंदर में क्या होंगे, श्रिंक होंगे, स्क्वीज हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो वैसे क्या होगा, अगर यहाँ पे आईसीपी ज्यादा है और हम क्या किए, ज्यादा लंबार पंक्चर करके ज्यादा आईसीपी निकाल दिए, तो क्या होगा, यहाँ पे आईसीपी अगर ज्यादा निकाल दिए तो फिर क्या होगा, यहाँ से प्रेशर कम हो जाएगा। कहाँ पे प्रेशर कम होगा, ये सबअरेक्नोइड स्पेस में। अगर प्रेशर कम हो जाता है तो यहाँ सबअरेक्नोइड स्पेस में जो फ्लोट होता है वो सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम क्या होगा, ये सबअरेक्नोइड स्पेस में अगर निकाल दिए, जैसे कि एयर हम निकाल दिए इधर से, तो वैसे क्या होगा, सेरेबेलम यहाँ से नीचे खिसक जाएगा। समझ में आ गया, स्लिप होगा Yes. सेरेबेलम। तो अगर स्लिप होता है इसको क्या बोलेंगे, हार्निएशन बोलते हैं। समझ में आ गया, यस सर। ओके। कंडीशन में भी हो सकता है कि वो इंक्रीज आईसीपी में ही होगा। क्योंकि अगर नॉर्मल है आईसीपी, तो नॉर्मल आईसीपी में अगर लंबार पंक्चर हम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, लंबार पंक्चर में ज्यादा हम निकालते नहीं हैं। यहाँ पे एक लिमिट है, 5 ml या 10 ml तक हम निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा हम निकाल नहीं सकते लंबार पंक्चर में, अगर किसी का नॉर्मल है तो। अगर आईसीपी अगर बढ़ के है तो क्या है, यहाँ पे देख लो, ये ब्रेन का ऊपर ज्यादा ऊपर से भी प्रेशर आता होगा। समझ में आ गया, यहाँ पे देखो ये वाला ऊपर जो सबअरेक्नोइड स्पेस है, वो सबअरेक्नोइड स्पेस में क्या है, यहाँ पे भी प्रेशर ज्यादा है ना। यस सर। तो ये प्रेशर कहाँ पे डाले होंगे, ये ब्रेन के अंदर डाल रहे होंगे, ब्रेन के ऊपर। हाँ। तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है किसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर। तो अल्टीमेटली सब प्रेशर यहाँ पे आएगा, नीचे नीचे आएगा। अगर हम यहाँ से निकाल दिए तो क्या होगा, ये सब प्रेशर सब नीचे नीचे सेरेबेलम के ऊपर, ब्रेन स्टेम के ऊपर, ये सब इसके ऊपर डाल देंगे प्रेशर। समझ में आ गया। यस सर। तो इसलिए क्या होगा, ये हार्नेट होना शुरू हो सर? जाएगा। हाँ सर ऐसे ही हिमाटोमा और न्यूप्लाज्म होने से भी हम लोग क्यों नहीं करते हैं लंबर हेमाटोमा पंक्चर? और नियोप्लाज्म होने से क्या होता है कि ब्रेन का हार्निएशन होने का चांसेस कम है, क्योंकि सीएसएफ यहाँ पे नहीं बढ़ा है। यहाँ पे देख लो फ्लोट कहाँ पे हो रहा है, सेरेबेलम कहाँ पे फ्लोट हो रहा है, सीएसएफ के अंदर। यस सर। समझ में आ गया। अगर हेमाटोमा है तो वो क्या होगा, लोकली एक ही जगह पे प्रेशर डाल रहा होगा। अगर उतना बड़ा है तो फिर Yes, जाके उतना बड़ा होगा तो फिर जाके ये प्रेशर डाल सकता है नीचे। समझ में आ गया। लेकिन ये अगर सीएसएफ Yes, के sir. बारे में पूछ रहे हो तो सीएसएफ डिफ्यूजली मतलब हर तरफ से ये प्रेशर डाल रहा होगा, मतलब ब्रेन के अंदर। अगर मतलब हेमाटोमा है एक जगह पे है, या ब्रेन का एक टिश्यू पे है, ब्रेन का एक जगह पे कोई टिश्यू का अगर ग्रोथ हो गया है, तो ये ज्यादा हर तरफ से ये ब्रेन के अंदर प्रेशर नहीं डाल रहा होगा। समझ में आ गया। Yes, sir. मतलब एक फिजिक्स का मतलब एक आइडिया लगाना है इधर कि एक्चुअल क्या है मैकेनिज्म उसके अंदर, ये फिजिक्स है इसके अंदर। समझ में आ गया। यस सर। सर न्यूप्लाज्म में भी हम लोग तो नहीं करते हैं लंबर पंक्चर, वो क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा हो तो नहीं करते, अगर छोटा सा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना आईसीपी तो नहीं बढ़ा होगा। जैसे कि तुम्हें पता है कि जो मास हमें बताया था अभी, अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो दूसरे सब क्या करेंगे, कंपेंसेट कर लेंगे। कंपेंसेट कर। समझ में आ गया। तो उतना बड़ा होगा तो उतना अगर आईसीपी बढ़ गया है तो यहाँ पे तो आईसीपी बढ़ गया होगा। समझ में आ गया। तो आईसीपी कब बढ़ेगा, अगर न्यूप्लाज्म Yes, sir. में उतना बड़ा है तो फिर आईसीपी बढ़ेगा, नहीं तो कंपेंसेट हो सकता है। तो उस केस में लंबर अगर कंपेंसेटेड वाला है, नॉर्मल प्रेशर है, तो फिर उसमें करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर न्यूप्लाज्म में ज्यादा बड़ा है और आईसीपी बढ़ गया तो फिर उस केस में कंट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज Yes, है, sir. अगर इंक्रीज्ड आईसीपी है वो किसके वजह से होगा, आइदर सीएसएफ के वजह से होगा
नहीं तो न्यूप्लाज्म की वजह से होगा, नहीं तो हेमाटोमा की वजह से होगा, नहीं तो क्या होगा, ब्लड ज्यादा सप्लाई हो रहा है उसके वजह से हो सकता है, या ब्रेन का डैमेज है, स्वेलिंग है, उसके वजह से हो सकता है। समझ में आ गया? तो किसी की वजह से भी हो, अगर आईसीपी बढ़ के है तो फिर हम लंबार पंचर नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? अगर कंपेंसेटेड वाला है Yes, तो sir. फिर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, यहाँ Thank पे you, sir. मिडलाइन पोजीशन ऑफ द हेड, ये तो यूजुअली करते हैं। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स दिया जाता है आईसीपी बढ़ने पर, कौन सा दिया जाता है बताओ? Mannitol. मैनिटोल, वेरी गुड, मैनिटोल दिया जाता है, ये ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स है। और आजकल मैनिटोल नहीं दिया जाता क्योंकि इसका साइड इफेक्ट्स है। समझ में आ गया? और क्या दिया जाता है मैनिटोल के 3% बदले? NS. वेरी गुड, 3%. 3% 3% नामास्कालाइन दिया जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स हम नहीं देते यूजुअली, अगर क्या है बार्बिचुरेट्स दिया जा सकता है इसके ये केस में, पर ये बेंजोडायजेपिन नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता बेंजोडायजेपिन? क्योंकि ये सेडेटिव्स होते हैं। अगर सेडेटिव्स हम दे दिए तो क्या होगा कि यहाँ पे ब्रेन के अंदर जो मतलब आईसीपी बढ़ के है तो ब्रेन का जो काम करना फंक्शन वो थोड़ा डिक्रीज हो सकता है। अगर हम अभी डायजेपाम दे दिए, लोराजेपाम दे दिए तो फिर ब्रेन का जो काम करना फंक्शन वो और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। इसलिए डायजेपाम इस केस में आईसीपी अगर बढ़ के है तो नहीं देना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बेंजोडायजेपिन्स। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, चलो Yes, sir. नेक्स्ट आता है, यू आर कलेक्टिंग वाइटल साइंस ऑन ए पेशेंट विथ आईसीपी, द पेशेंट हैज ए जीसीएस ऑफ 4, हाउ विल यू असेस द पेशेंट्स टेम्परेचर? इसका मतलब क्या है? यू आर कलेक्टिंग वाइटल साइन, कलेक्ट कर रहे हो, पेशेंट का मतलब आईसीपी है मतलब बढ़ के है, और यहाँ पे जीसीएस कितना है? 4 है। इसका मतलब है जीसीएस 4 का मतलब क्या है, कौन बताएगा? Comatose. Comatose. इसको क्या बोलते हैं? सीवियर Severe ब्रेन brain injury. इंजुरी, Injury. Brain injury. इसको बोलते हैं सीवियर ब्रेन इंजुरी। अगर 8 से कम है तो इसको बोलते हैं सीवियर ब्रेन इंजुरी। Severe Brain injury. brain injury. 8 या 8 से कम होता है तो हम बोलते हैं सीवियर ब्रेन इंजुरी, इसको याद रखो। Brain injury. तो यहाँ पे जीसीएस 4 है, इसका मतलब है पेशेंट कोमा में है, आईसीपी बढ़ गया है, पेशेंट कोमा में है, और उसका हम टेम्परेचर देख रहे हैं। कैसे देखेंगे? रेक्टल, Axillary. Rectal. ओरल बिल्कुल नहीं देखते, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट का ओरल टेम्परेचर नहीं देखा जाता, इसको याद रखो। नेक्स्ट आता है एक्सिलरी टेम्परेचर, इसको भी हम नहीं देखेंगे। एक्सिलरी देखते हैं यूजुअली, अगर प्रैक्टिकल प्रोसीड्यूर में देखोगे अनकॉन्शियस पेशेंट का यूजुअली एक्सिलरी देखा जाता है, पर जो मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर होगा वो होगा रेक्टल। समझ में आ गया? तो दोनों के बीच में ये दोनों करेक्ट है एक्सेप्ट ओरल। अनकॉन्शियस पेशेंट का अगर कोई इरिटेबल है, कोई किसी का सीजर है, या किसी का माउथ का सर्जरी हुआ है, अगर कोई बच्चा है, तो इन लोगों का ओरल टेम्परेचर नहीं देखा जाता। समझ में आ गया? अगर फेशियल सर्जरी है, ट्रॉमा है, या बच्चा है, कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, या किसी का सीजर हो रहा हो, किसी का अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो ये ओरल टेम्परेचर बिल्कुल हम नहीं देखेंगे। तो क्या देखेंगे? एक्सिलरी या रेक्टल देखेंगे। पर यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिखाई देगा वो होगा रेक्टल। एक्सिलरी हालांकि हम प्रैक्टिस में करते हैं, प्रैक्टिस में रेक्टल टेम्परेचर नहीं देखा जाता, पर प्रैक्टिस में ज्यादातर जो देखा जाता है वो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है, पर जो मोस्ट एक्यूरेट होगा थियोरेटिकली वो होगा रेक्टल टेम्परेचर। समझ में आ गया? क्यों? ये कोर बॉडी टेम्परेचर के बारे में हमें बताएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए हमें रेक्टल टेम्परेचर देखना है एज कंपेयर टू एक्सिलरी टेम्परेचर, अगर थियोरेटिकली हम देखते हैं। पर प्रैक्टिकली जो देखा जाता है वो एक्सिलरी टेम्परेचर हम आईसीयू में देखते हैं। थियोरेटिकली मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा? रेक्टल टेम्परेचर। अगर प्रैक्टिकल में किसी का रेक्टल टेम्परेचर देखना हो, रेक्टल प्रोब लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मॉनिटर चाहिए वगैरह वगैरह, तो इसके लिए हमें प्रॉब्लम आता है। तो रेक्टल टेम्परेचर के लिए हम मतलब यूज कर सकते हैं मतलब थर्मोमीटर, पर इसमें क्या है मतलब थोड़ा दिक्कत आता है, तो सबको ये अच्छा नहीं लगता रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए। तो इससे बेहतर है एक्सिलरी टेम्परेचर ले लो, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
कन्वीनियंट है, तो इसलिए एक्सिलरी टेम्परेचर मतलब लिया जाता है, पर थियोरिटिकली रेक्टल करेक्ट है। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Okay. sir. हाँ, Yes, sir. क्वेश्चन है? नहीं सर। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेशेंट हु एक्सपीरियंस्ड ए सेरेब्रल हेमोरेज, सेरेब्रल हेमोरेज हो गया है कोई पेशेंट का, इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग इंक्रीज्ड आईसीपी, उसका रिस्क है कि आईसीपी बढ़ जाएगा, ये रिस्क है। Which sign and symptom below is the earliest indicator the patient is having this complication? ये कौन सा अर्लीस्ट इंडिकेटर है आईसीपी बढ़ने का? रेस्टलेसनेस, वेरी गुड। ये रेस्टलेसनेस और क्या क्या है अर्ली इंडिकेटर्स, कौन बताएगा? Loss of consciousness, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, irritability, और क्या है? Irritability. इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, नेक्स्ट vomiting, Loss of loss of लॉस ऑफ consciousness, कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आता है, अगर लेट साइन के बारे में बताएं तो क्या क्या है? ये ब्राडिकार्डिया, cerebrate, क्या होगा? Cushing's Babinski reflex, हाँ, ये तो ब्राडिकार्डिया एंड ब्राडिकार्डिया, ये कौन सा पार्ट, किसका पार्ट है? कोसिंग सिंड्रोम का पार्ट। Cushing's. I mean, Cushing syndrome. कुशिंग Cushing सिंड्रोम, sign. कुशिंग साइन, कुशिंग सिंड्रोम दूसरा है। कुशिंग सिंड्रोम कॉर्टिजोल की वजह से होता है, समझ में आ गया? तो कुशिंग साइन हम बोलते हैं, कुशिंग ट्रायड्स बोल सकते हैं, ट्रायड साइन भी बोल सकते हैं, ट्रायड साइन जो भी बोल सकते हो। कुशिंग ट्रायड में क्या क्या आता है? ब्राडिकार्डिया, Widened pulse pressure and irregular respiration. वाइड एंड पल्स प्रेशर, और क्या आता है? Irregular respiration. अबनॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है? अबनॉर्मल रेस्पिरेशन ज्यादातर क्या क्या होते हैं इस केस में? काइनी स्ट्रोक, Kine strokes. और दूसरा क्या आता है? ब्राडिक्निया। तो दो यहाँ पे अबनॉर्मल रेस्पिरेशन हो सकते हैं, एक होगा काइनी स्ट्रोक, दूसरा ब्राडिक्निया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रेस्टलेसनेस। सिलेक्ट ऑल द साइन सिम्टम्स दैट अकर विद इंक्रीज्ड आईसीपी। इंक्रीज्ड आईसीपी होने से क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं? डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, टैकीकार्डिया, डिक्रीज इन decorticate posturing, Decrease in hemiplegia, and that is cerebral posturing. होता है या नहीं होता, मुझे बताओ। होता है। Yes, sir. होता है। टैकीकार्डिया होता है क्या? टैकीकार्डिया होता है, नहीं होता। क्या होता है? ब्राडिकार्डिया होता है। पल्स प्रेशर कम होता है क्या? काइनी स्ट्रोक होता है, नहीं होता? होता है। हेमिप्लेजिया नहीं होता है या नहीं होता? होता है। नेक्स्ट, डिसेरेब्रेट होता है या नहीं होता? होता है सर, तो जो नहीं होता वो है टैकीकार्डिया एंड डिक्रीज पल्स प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है फिर? यहाँ पे ब्राडिकार्डिया होगा और यहाँ पे पल्स रेट वाइड या Widened ठीक है? pulse pressure. तो यहाँ पे ये सब आंसर्स होंगे। ये सिलेक्ट ऑल द साइंस दैट अकर विथ इंक्रीज्ड आईसीपी, ये वाला है। नेक्स्ट आता है, यू आर मेंटेनिंग एन एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन। ईवीटी डाल दिए, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन। ईवीटी कहाँ पे डालते हैं? कौन सा मतलब कौन सा वेंट्रिकल में? आईसीपी रीडिंग शुड बी, आईसीपी रीडिंग कितना होना चाहिए बताओ? 5 to 15 mm. Very good. Which patient below with the ICP is experiencing Cushing triad? A patient with the following. कौन सा साइन सिम्टम देख के तुम्हें पता Option C. Sir, option C. BC 200/60. ओके, यहाँ पे देखो Cushing triad में क्या क्या बताया था मैंने? ब्राडिकार्डिया, वाइड पल्स प्रेशर, नंबर थर्ड irregular abnormal respiration। Abnormal. यहाँ पे मुझे बताओ ब्राडिकार्डिया किधर है? यहाँ पे देखो ये हार्ट रेट बढ़ के है, तो यहाँ पे ब्राडिकार्डिया तो नहीं है, इसको C हटा और D में है। ठीक है। ब्राडिकार्डिया किस में है? डी में है, डी में है ब्राडिकार्डिया एंड बी में ब्राडिकार्डिया। ब्राडिकार्डिया इसमें है, सर बी सी में में नहीं है, सी नहीं है। है, सॉरी, इसमें सी में ब्राडिकार्डिया है
एंड डी में और ब्रैडीकार्डिया डी है। में डी में ये 50 एंड 49 ये वाला देख लो। और दूसरा साइन क्या है मुझे बताओ? हाइपरटेंशन, Wide and pulse pressure. बीपी ज्यादा Sir, होना। BP high. यूजुअली सर सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है। Systolic blood pressure high. 200/60 मतलब क्या है? 200 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ systolic जाता blood है, pressure high. डायस्टोलिक ब्लड बढ़ प्रेशर जाएगा। क्या होता है? Diastolic blood pressure कम होता है। कम हो जाता low है। होता कम है. हो जाता है। समझ आ गया? तो इसके वजह से क्या होता है? वाइड एंड पल्स प्रेशर हो जाता है। Pulse pressure होता है. वाइड एंड समझ पल्स में आ गया? प्रेशर। या Yes, पल्स sir. प्रेशर ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे Yes, sir. बीपी बढ़ के मतलब सिस्टोलिक बढ़ गया, डायस्टोलिक कम हो गया। इसका मतलब है वाइड एंड पल्स प्रेशर है। रेस्पिरेशन अबनॉर्मल है या ब्रैडीपनिया है। तो ये वाला ब्रैडीपनिया। वाला तो अप्रोप्रिएट है, एग्जैक्टली हमें जो चाहिए वो कुशिंग ट्रायड का। Yes, sir. समझ में आ गया? डी Yes, के sir. बारे में बता दो। Yes, sir. रेस्पिरेटरी रेट इसमें भी कम है, हार्ट रेट कम है, पर यहाँ पे वाइड पल्स सर प्रेशर सिस्टोलिक नहीं। ब्लड प्रेशर कम हो गया है। यहाँ पे वाइड पल्स प्रेशर नहीं है। यहाँ पे एसबीपी कम हो गया एंड डीबीपी भी कम हो गया। तो ये कम हो वाला गया। नहीं है। समझ में आ गया? हालांकि ये दोनों है पर वाइड पल्स प्रेशर इसमें नहीं है। समझ में आ गया? Yes, sir. तो आंसर क्या होगा? ये सी। नेक्स्ट आता है पेशेंट हैज ए ब्लड प्रेशर ऑफ 130/88, आईसीपी 12। व्हाट इज द पेशेंट्स मीन आर्टेरियल प्रेशर? मीन आर्टेरियल प्रेशर के लिए हमें क्या क्या चाहिए मुझे बताओ? Systolic blood pressure टू into diastolic blood pressure by 3. यहाँ पे आईसीपी का कोई रोल है क्या मुझे बताओ? No, sir. ये किसी ने दिया है मुझे बताओ? ये कंफ्यूज sir. करने के लिए। हाँ। समझ में आ गया? ये कंफ्यूज करने के Yes, लिए sir. आईसीपी दिया है। तो ये वैल्यू के ऊपर ध्यान ही नहीं देना। तो एमएपी हमें पता है, एमएपी मतलब क्या है? एक एसबीपी 2 into DP प्लस 2 plus 1 डीबीपी SP. डिवाइडेड बाय 3। By 3. Divided by समझ में आ गया? 3. तो एसबीपी कितना है मुझे बताओ? 130 प्लस 130 88 को हम plus अगर 2 मल्टीप्लाई into करें 2 से 88 2 into 88 अगर करें तो कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 3। 176. तो इसको अगर सॉल्व Divided by करते हैं 3. तो आंसर आएगा 102 होगा. 102. समझ में आ गया? तो ये होगा सी आंसर। समझ में आ गया? यहाँ पे बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आईसीपी का कोई रोल नहीं है। ये क्वेश्चन में दिया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। समझ में आ गया? Yes, sir. अगर एमएपी से आईसीपी घटा लिए तो तुम्हें क्या मिलेगा? सीपीपी मिल जाएगा। CPP. तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मीन आर्टेरियल प्रेशर एमएपी चाहिए। Pressure. समझ में आ गया? चलो फिर नेक्स्ट आता है द पेशेंट हैज ए ब्लड प्रेशर ऑफ 130/88, आईसीपी 12। वही वाला क्वेश्चन है। समझ में आ गया? यहाँ पे पूछा क्या है? सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कितना है? CPP हम सॉल्व किए थे 90 उधर 90 mm. 90 mm. तो वही वाला 90 question है ना? normal. तो ये एमएपी कितना था वहां पे? 102। 102. आईसीपी इसका Minus तो आईसीपी 12. कितना आ गया? आईसीपी Minus हो गया 12. 12। तो सीपीपी कितना होगा? 90. एमएपी माइनस 90. MFP minus ICP. तो 102 माइनस 12 इक्वल टू Minus 12 is equal to 90. 90. तो सीपीपी हमें मिल गया इधर 90, जो कि सीपीपी अभी 90 बताओ में नॉर्मल है या abnormal है? Normal. Normal. तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट विद इंक्रीज्ड आईसीपी, पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज हो के है, तुम असेस कर रहे हो एक पेशेंट का जो कि इंक्रीज्ड आईसीपी है। यू नोट दैट द पेशेंट्स आर्म आर एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट एंड टोज आर पॉइंटेड डाउनवर्ड। You will document this as decorticate posturing, decerebrate posturing, flaccid posturing. Decerebrate. मैंने क्या बताया था? Decerebrate या extended मतलब क्या है? Extended मतलब abnormal extension। समझ में आ गया? Abnormal extension. Abnormal extension को क्या बोलते हैं? Decerebrate बोलते हैं। Decerebrate. इसको याद रखने के लिए क्या है एक्सटेंशन का? फर्स्ट लेटर ई। E. डिकॉर्टिकेट एंड डीसेरेब्रेट में ज्यादा किसमें ई ज्यादा है? डीसेरेब्रेट में। इसमें कितना है? 4 ई है, इसमें 4 ई है, और इसमें कितना ई है? 2 ई है। तो आंसर क्या होगा? ये डीसेरेब्रेट होगा जो कि एक्सटेंड करता है। समझ में आ गया? ये ट्रिक याद रखो।
और डी कॉर्टिकेट एंड डी सेरेब्रेट के बीच में ज्यादा सी कौन सा है, किसमें है, इसमें। डिकॉर्टिकॉइड में तो ये cortical. कौन सा होगा, सी पोस्चर होगा। सी पोस्चर समझ में आ गया, Abnormal flexion. मतलब ये आर्म फ्लेक्शन काम एक्शंस द बॉडी अबनॉर्मल फ्लेक्शन फ्लेक्शन होगा। समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं डी कॉर्टिकेट। पर ये हमें एक्सटेंशन के बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि एक्सटेंडेड स्प्लिट आउट, इसका मतलब है ये बिल्कुल डी सेरेब्रेट ही है। सेलिब्रेट समझ में आ गया। Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं, Yes, व्हाइल sir. पोजीशनिंग ए पेशेंट इन सर बेड। फ्लैसिड पोस्चरिंग क्या है? फ्लैसिड पोस्चरिंग का मतलब क्या है कि अगर सोच लो कोई मसल्स का पैरालिसिस हो गया, समझ में आ गया, कोई मसल्स काम नहीं कर रहा, कंट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं है। ये सोच लो कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोई डेड तो नहीं बोल सकते, एक मतलब एक साइड का अगर पैरालाइज हो गया तो मसल का, तो वो वाला एक्सट्रीमिटीज का कैसा होता है, मसल्स कंट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या, मुझे बताओ। नो सर. नहीं होगा, तो No, वो sir. वाला मसल बिल्कुल कंट्रैक्ट नहीं होगा और एक्सट्रीमिटीज बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। तो वो वाला जो मसल्स क्या होते हैं, मसल्स काम नहीं करते, वीक हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैसिड। समझ में आ गया, जिसमें बिल्कुल कंट्रैक्शन नहीं होता। समझ में आ गया। सर उसमें फिर Yes, sir. सर उसमें आर्म्स और लेग्स का पोजीशन कैसा रहेगा, एक्सटेंड रहेगा? नहीं, मतलब ये सोच लो बिल्कुल तुम्हारा हाथ में, कैसे बोलूं इसको, सोच रहा हूँ, अगर कोई डेड पेशेंट है, डेड पेशेंट का हाथ पैर कैसे होता है, मतलब जैसे कि कोई जान ही नहीं हो। समझ में आ गया, नॉर्मल रहता है, मतलब हो जाता है. हाँ, नो stiff होता फ्लेक्शन, है। नो टेंशन इज देयर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, बाकी सब बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है। हाँ टंग पैरालिसिस. हाँ, ये सोच लो कि एक्सट्रीमिटीज में कोई जान ही नहीं है, मतलब ऐसे क्या, कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, ये मतलब एक मतलब एक सर, मसल का। हाँ सर अगर कोई फोटो होता तो अच्छा होता, अगर नेक्स्ट क्लास में आप एक बार दिखा पाए। हाँ, मैं दे दूंगा, पर मैं ट्राई करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये सोच लो Yes, तुम sir. सोए हो और हाथ को मैं तुम्हारा उठाया और छोड़ दिया, क्या होगा मुझे बताओ। बेजान गिर बिल्कुल जाएगा. जैसे कि लगेगा कोई जान ही नहीं है तुम्हारा गिर हाथ में, जाएगा। वो गिर जाएगा, वैसा उसको बोलते हैं फ्लैसिड पोस्चरिंग। मतलब जैसे कि तुम्हारा मतलब बॉडी में कोई जान ही नहीं है। सर इसमें सेंसेशन होता है? किसमें, ये वाला फ्लैसिड पोस्चरिंग में? सर इस मतलब इस पोस्चर में हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा, कोई सेंसेशन यहाँ पे होता है या नहीं होता है? सेंसेशन ये डिपेंड करता है एक्चुअली। आईसीपी अगर कम हो गया, मतलब ज्यादा हो गया, ये अगर मोटर एरिया को क्या किया है, कंप्रेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, मोटर एरिया मसल के अंदर यस सर। इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो कंट्रैक्शन नहीं होगा। एक नंबर 1, अगर ये सेंसरी एरिया को भी कंप्रेस कर दिया हो तो क्या होगा, सेंसेशन नहीं जाएगा। सेंसेशन समझ में आ गया, अगर ये डिपेंड करता है कि कंप्रेशन कहाँ पे है। समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, चलो। यस सर। While positioning a patient in bed with increased ICP, it is most important to avoid DAS. किसको अवॉइड करना चाहिए अगर पेशेंट का ICP बढ़ के है और बेड में सोया है? मिडलाइन पोजिशनिंग ऑफ द हेड, ये करेक्ट है या नहीं है मुझे बताओ। Yes, sir. ठीक है. ये ठीक है। प्लेसिंग Yes, हेड sir. ऑफ द बेड 30 to 35 डिग्री, ये भी करेक्ट है। ये ये भी भी ठीक है. करेक्ट है। ठीक है। प्रिवेंट फ्लेक्शन ऑफ द नेक, लास्ट ये गलत है. हाँ, फ्लेक्शन ऑफ द नेक को नहीं प्रिवेंट करना। करेंगे या नहीं करेंगे मुझे बताओ। प्रिवेंट करेंगे. मतलब ये अवॉइड करेंगे, ये सर Prevent करेंगे। ये ठीक करेक्ट है. है, पर ठीक ये है. फ्लेक्शन ऑफ द हिप नहीं होना चाहिए, Correct. तो ये अवॉइड करेंगे. इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। समझ में आ गया। Yes, sir. चलो, a patient is receiving mannitol for increased ICP. mannitol क्यों लेते हैं, ये कौन सा टाइप का है, ये ऑस्मोटिक, Osmotic diuretics. समझ में आ गया, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स है। तो ये इंक्रीज्ड आईसीपी के लिए हम मैनिटोल दे रहे हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट दिस मेडिकेशन, ये मेडिकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मैनिटोल विल रिमूव वाटर फ्रॉम ब्रेन, ये ब्रेन से वाटर रिमूव करेगा, प्लेस इट इन द ब्लड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ये करेक्ट है या नहीं बताओ। हाँ, ये Yes, correct है. ये वाटर पहले ब्रेन Yes, से correct है. निकालेगा, ब्लड के अंदर लाएगा, ब्लड से ये
किडनी के थ्रू बाहर आएगा यूरिन से। रिमूव करेगा। तो ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट आता है मैनिटल विल कॉज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन इन रेनल ट्यूबल्स। रेनल ट्यूबल है वहां से ये क्या करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। ये करेक्ट है क्या? False. नो, ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता, ये ज्यादा क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है। उल्टा एक्सक्रीट करता है। समझ में आ गया? तो ये तो नहीं है, मैनिटल क्या करे, ज्यादा यूरिनेट करेगा, ये यूरिन को कम नहीं करेगा। समझ में आ गया? When a patient receives mannitol, the nurse must monitor the patient for both fluid volume overload and depletion. मैनिटल तुम जब दे रहे हो तो डायरेटिक्स दे रहे हो, ज्यादा अगर फ्लूइड वॉल्यूम मतलब निकल गया तो फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये मैनिटल तुम मतलब जो डोज दे रहे हो वो डोज कम हो गया तो फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। Depletion होगा। तो इसलिए हमें मॉनिटर करना चाहिए कि ये फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो मैनिटल ज्यादा हो गया, अगर बढ़ रहा है तो मैनिटल का डोज क्या हो गया, कम हो गया। सिंपल सा चीज है, समझ में आ गया? Yes, sir. Mannitol is not for the option D. Mannitol is not for the patient who are experiencing anuria. ये करेक्ट है या नहीं है मुझे बताओ। हाँ करेक्ट है सर। Yes, sir. अन्यूरिया Correct मतलब क्या है, है? sir. अन्यूरिया मतलब क्या है? एब्सेंस Absence of urination। अगर बिल्कुल यूरिनेशन नहीं है, हो रहा है तो उसको तो अन्यूरिया Sir, बोलेंगे, correct नहीं है। अन्यूरिया तो बोलेंगे। पर और एक चीज है, यहाँ पे अगर 200 ml से कम आता है पर डे, समझ में आ गया? 200 ml से कम आता है पर डे तो उसको भी अन्यूरिया बोला जाता है। तो अन्यूरिया अब्सेंस हो सकता है, नहीं तो अगर 200 ml से कम आता है तो भी हम अन्यूरिया बोलेंगे।